आप किसी होटल में गए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, वहाँ पुलिस आ गई, अब आपके पास क्या लीगल तरीके बचते हैं कि आप उस सिचुएशन से निकलें? पहला तो यह है कि आप बालिग हैं तो आप जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो 2 लोग वहाँ पर अंदर हैं उनको शिकायत नहीं है तो आपको नहीं होगी। अगर कोई डराता धमकाता है कि घर में आपके हम बता देंगे, समाज में बता देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो उसके खिलाफ बहुत अच्छी कार्रवाई होगी। तो जो मॉरल पुलिसिंग है, ये काम पुलिस का है भी नहीं। क्या पुरुषों को कानून ने अधर में छोड़ दिया है, उनके लिए वाकई कोई कानून नहीं है? ये बात सही है कि एक तरफा है, ये महिलाओं के पक्ष में। पति पत्नी के झगड़े में अगर झगड़ा हो रहा है और पत्नी झूठ बोलने पे आ जाए तो बहुत नुकसान आपका कर सकती है। आमतौर पे रोड एक्सीडेंट होते हैं, किसी की गाड़ी को खरोंच लग गई, अब सामने वाला लड़ने पे उतारू है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? लड़ाई झगड़े का वेट करें या पुलिस को कॉल करें? अब आप इसलिए उसकी पिटाई करते हो कि नहीं बहुत तेज चला रहा था गाड़ी, वो तो सजा उसको मिलेगी ना तेज चलाने की, भले हॉस्पिटल तो ले जाओ जिसको चोट लगी है। छोटी सी चोरी है, घड़ी जैसी चीज़ की चोरी है, वो FIR कराने गए, अब पुलिस कह रही है कि इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है किसकी शिकायत दर्ज करे। ऐसी छोटे मामलों में आम आदमी क्या करे? एक सरकार थी उत्तर प्रदेश में जिन्होंने कहा कि अगर अपराध बढ़ेगा तो हम SSP को और SHO को सस्पेंड कर देंगे। 5-6 सस्पेंशन के बाद कि सारे थानों ने 2 GD बना ली, 2 FIR रजिस्टर बना लिया, एक असली वाला एक नकली वाला। असली वाले में कम रहता, असली अधिक होते थे, नकली वाले में उतने ही होते थे जिससे कि कम दिखें। कई बार बड़ी रोचक PIL नज़र आती हैं हमको। आपको भी क्या कोई ऐसा पैटर्न दिखता है कि लोकप्रिय जो मुद्दे हैं या लोकप्रिय मामले हैं उनकी ओर वो जाना चाहते हैं? PIL को कोर्ट्स ने कई बार बोला है, परिभाषित किया है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन, पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन। लेकिन किस हद तक दखल दे, कहाँ तक जाके रुके, लिमिटेशन क्या हो, ये कौन तय करेगा? कई लोगों की तो पूरी कैरियर पॉलिटिकल लाइफ जो है PIL के ऊपर है। लेकिन मैं ऐसे कई डायरेक्टर CBIs को जानता हूँ जिन्होंने गवर्नर की पोस्ट तक निगोशिएट की। एक केस के नाते कई लोग मंत्री बन गए, एक केस के नाते कई लोग MP बन गए। क्या पुलिस के पास किसी भी इंसान पर हाथ उठाने का अधिकार है? अगर नहीं है तो हम इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? देखिए, पुलिस ऑफिसर उतना ही बल प्रयोग कर सकता है जितना आपके गिरफ्तारी के लिए आवश्यक हो, और गिरफ्तारी आपकी तभी कर सकता है जब आप किसी ऑफेंस के अंदर शामिल हो। सड़कों पे पीटते हुए ले जाते हैं, मुर्गा बनाते हैं, एकदम गलत है। और ये अगर करते हैं पुलिस वाले तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। मैंने खुद कम से कम 1000 से ऊपर पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई कराई है इसको लेकर। Brought to you by ITEL and Sensodyne K. नमस्ते, मैं हूं आशीष और आपका स्वागत है दी ललन टॉप के वीकली टॉक शो बैठकी में। हमारे आज के मेहमान हैं प्रदीप राय जी। प्रदीप राय जी सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में 25 साल से वकालत का अनुभव रखते हैं। कई बड़े केसेस में इन्होंने काम किया है, अपनी लीगल एडवाइस दी है, चाहे वो संजय दत्त का मामला हो या फिर अमिताभ बच्चन का फार्मलैंड केस वाला मामला हो, लालू यादव DA केस है, हमें नोएडा में बैठ के देख पा रहा हूँ कि नोएडा भूमि घोटाला, नागालैंड सड़क मामला, ऐसे बड़े बड़े केसेस, कई हाई प्रोफाइल हस्तियां जिसमें जुड़ी रहीं, ऐसे केसेस में सर ने अपनी लीगल एडवाइस दी। आज हमारे वो मेहमान हैं, हम उनसे बात करेंगे। ये तमाम मामले मैंने जो गिनाए इनमें बात कर चुके हैं हम पहले भी सर से इसी दी ललन टॉप पर। आज हम बात करेंगे उन हालात के बारे में जो आम आदमी फेस करता है अपनी डेली लाइफ में। सर आपका स्वागत है। थैंक यू। बस पैक नहीं SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन, तो लाइफ का करंट ऑन, कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। सेंसोडेंट के टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। सबसे पहले सर मैं आपकी जर्नी जानना चाहूँगा। कुशीनगर से आप BHU पहुँचे, आप पत्रकारिता, आपने बताया कि पत्रकारिता में आपकी रुचि थी, फिर कैसे आप वकालत में गए? देखिए, ऐसा है कि आशीष जी, जब आप शुरू करते हो गांव से, हम लोग तो गांव के बैकग्राउंड से हैं, तो वहाँ पर कोई गाइडेंस नहीं था हम लोगों के लिए, और गांव के प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। तो जब आप गांव के स्कूल में पढ़ते हो तो ना कोई, आपको मालूम है कि कोई बिल्डिंग में नहीं होती थी, टीचर भी शायद ही कोई होता था या नहीं होता था किसी किसी दिन। तो वहाँ से जब निकल के आप बाहर आते हैं तो आपको कोई कैरियर गाइडेंस नहीं है। जहाँ पर नियति आपको ले जाती है वहाँ पे आप जाते हैं। बस हमारा ध्यान ये था कि हम लोग कुछ अच्छा करें, और फाइनली जब हम इंटरमीडिएट पास करके BHU में आए तब मुझे आइडिया आया कि हम क्या क्या कर सकते हैं। उस समय तक तो ये था कि एग्ज़ाम पास करना है, अच्छे नंबरों से पास करना है और अच्छा करना है। अच्छा क्या करना है, वो सरकारी नौकरी हो सकती है, कहीं पे आप जर्नलिस्ट बन जाएं, शायद वकालत भी मन में था कि शायद वकालत भी कर सकते हैं। मगर जो इमेज थी वकीलों की और पत्रकारों की, मैं दोनों की बात कहूँगा, वो इतनी ख़राब थी उस समय कि जैसे किसी को आप चर्चा कर दें कि मैं पत्रकार बनूंगा, तो पत्रकार की उनकी इमेज थी कि कोई आदमी है जो एक झोला रखा हुआ है, गांव के किसी चाय के दुकान पे बैठा हुआ है, किसी के खिलाफ छोटी छोटी खबरें लिखता है, वो कभी छपती है कभी नहीं छपती है, और जिसके खिलाफ छपती है वो उसकी पिटाई भी कर देता है, जिसके लिए अच्छी छपती है वो चाय का बिल वो दे रहा होता है। आमतौर पर ये पत्रकार की इमेज थी।
और जो वकीलों की इमेज थी वो ये थी कि जिनको कोई काम नहीं है, जो जीवन के हर क्षेत्र में फेल हो गए, वो वकालत में आ जाएंगे। क्योंकि लोकल जो कस्बे के वकील और कस्बे के पत्रकारों की जो कल्पना थी वो यही थी, क्योंकि उन्हीं को देखा था। तो जब भी आप कभी चर्चा करो, जब मैंने एडमिशन LLB में लिया पढ़ने के लिए कि मुझे वकील बनना है और लॉ की पढ़ाई करनी है, तब तो मैं जर्नलिस्ट था उस समय, और तभी मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए। जर्नलिज्म मजबूरी का प्रोफेशन था, क्योंकि हमें खर्चे चलाने के लिए कहीं तो कोई काम तो करना था। तो जर्नलिज्म से जो पैसे आते थे उससे आपका काम चल रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग इस प्रोफेशन में आए, पढ़ाई इसकी शुरू की, बहुत से ऐसे लोग थे हमारे गांव के, परिवार के, जिनकी की ये धारणा थी कि मैं पढ़ने में ठीक ठाक हूँ और मेरा कैरियर अच्छा कैरियर हो सकता है, वो हमारे लॉ के एडमिशन से ही अपसेट हो गए। वो इतने दुखी हुए कि उनका कहा कि भाई क्या है, तो मैं समझता था कि ठीक ठाक है ये। तो आप वहाँ से निकल के हम लोग आए। यहाँ भी जब आप आते हैं, शुरू में देखिए भाषा की दिक्कत होती है। हम लोगों ने कोई अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाई नहीं की थी, ABCD भी 6ठी क्लास में शुरू किया था, मगर बिना टीचर के स्कूल में। तो इस तरह से कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो करे, लेकिन हर कुछ सीखा। और मुझे लगता है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो एक औरा है, एक धारणा है कि अगर आप फर्स्ट जनरेशन हो तो आप शायद अच्छा नहीं कर सको, ये धारणा उतनी सही नहीं है। क्योंकि ये तो मैं खुद उदाहरण हूँ सबके सामने कि अगर मैंने कर लिया वहाँ से आके, तो आजकल की जो फर्स्ट जनरेशन के बच्चे हैं जो कि बिल्कुल सीरियस प्रोफेशन में है, वकालत की जो इज्जत थी कभी किसी ज़माने में, फिर बीच में कम हुई क्योंकि आपने क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया, और आज एजुकेशन का स्तर बहुत ऊपर है। तो आज जो नए बच्चे, मैं उनके लिए भी हमेशा कहता हूँ कि अगर मैंने कर लिया तो आप मेरे से बेहतर करोगे, क्योंकि आपको वो सारी जो सुविधाएँ हैं वो भी मिल रही हैं, साथ साथ आपको रिसर्च करने के लिए जो हम लोग पहले किताबों को निकालते थे बार बार, उसकी भी ज़रूरत उतनी नहीं है। आप पढ़ाई कर सकते हो और पढ़ने के साधन है, मटेरियल अवेलेबल है, कोर्ट प्रोसीडिंग्स ऑनलाइन है, तो बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाती हैं। और जब मैं वकालत में आने का फैसला किया था, पहले 3-4 साल तक ये लगता था कि मैं रहूं कि निकल जाऊं, लेकिन ये हर एक के साथ होता होगा। लेकिन आजकल जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर है, पहले दिन प्रैक्टिस में जाता है किसी सीनियर के साथ, उसको पे किया जाता है। और अब तो बार काउंसिल ने भी कर दिया है कि मिनिमम आपको 18,000 रुपये देने चाहिए अपने जूनियर को, लेकिन हम लोग कम से कम 30,000 देते ही हैं। जो आता है अगर ठीक ठाक है, और ठीक ठाक का मतलब क्या है कि आप कितने सीरियस हो। मैं तो हमेशा ये ध्यान रखता हूँ कि हमने एक रख लिया किसी बड़े कॉलेज से, तो ये कोई छोटी जगह से ही बच्चा होना चाहिए। इस तरह से ध्यान रखता हूँ कि वहाँ से कोई आ जाए, ताकि एक जो पूरा का पूरा एक वातावरण है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल NLUs के बच्चे आ गए या केवल कहीं के, सभी जगह के लोगों मिक्स हो। और कई बार जो अंडरस्टैंडिंग होती है, हर एक आदमी की क्वालिटीज़ अलग अलग होती हैं, तो जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट की, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि जिस आदमी ने शायद पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं रहा हो, लेकिन उसको मीडिएशन की समझ है। किसी ने मीडिएशन बहुत अच्छा कर लेता है, मगर उसको किसी खास करके क्रिमिनल मैटर्स में उसकी इन्वेस्टिगेशन की समझ है, उसको ये पढ़ाई करने में, नोट बनाने में, सिनॉप्सिस बनाने में वो बहुत अच्छा है। कोई उसकी जो नरेशन है उसमें बहुत अच्छा है, कोई क्लाइंट काउंसलिंग में बहुत अच्छा है। हर एक आदमी अलग अलग क्षेत्र का महारथी है। और कोई भी, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कोई भी अगर 10 लोग हों, उनसे कोई एक व्यक्ति उन सब 10 पे भारी नहीं पड़ सकता। आप अकेले किसी एक पर भारी पड़ सकते हो, मगर शायद फिर भी जिस पे आप भारी पड़ रहे हो उसके अंदर एक क्वालिटी ऐसी होगी जो आपके अंदर नहीं होगी। तो हर एक से सीखने का भी अवसर है और हर एक के साथ काम करने का भी अवसर है, और जब दो मिलकर काम करते हैं तो चीज़ें अच्छी ही होती हैं। तो मुझे कोई वकालत में आने का जो अवसर मिला, मुझे आज अगर मुझसे कोई पूछे, मैं तो हर एक से कहता हूँ कि भैया लॉ कर लो आप और वकालत में आ जाओ। कई लोग हंसते भी हैं कि आप तो हर एक को लॉ करा देंगे, साइंटिस्ट को भी और इंजीनियर को भी और पायलट को भी, उससे फ़र्क क्या पड़ता है? आपकी जो एक्सपर्टीज है आपके सब्जेक्ट की, उसको एक साथ जब जोड़ेंगे, आप लॉ के साथ जोड़ेंगे, तो शायद ये बहुत अच्छा आपका करियर हो जाए, जो कि अदरवाइज शायद नहीं होता। और इसीलिए बहुत से IAS ऑफिसर्स रिटायर होकर इस प्रोफेशन में आ रहे हैं। हमारे जजेस तो आते ही हैं जो किसी सिस्टम से हैं, लेकिन आप देखेंगे कितने सारे फॉरेस्ट के ऑफिसर, IAS ऑफिसर, एक फॉरेस्ट के भी ऑफिसर मुझे मिले, चीफ फॉरेस्ट कंजर्वेटर थे, वो हमको पहले ब्रीफ किया करते थे 2004-05 में, अभी हाल में हमको मिले, वो वकालत कर रहे हैं ग्रीन मैटर्स की। आपकी सर्विस की जो समझ है उससे फ़ायदा मिलता है। एक पुलिस ऑफिसर है, क्रिमिनल मैटर्स में जा रहा है, कोई प्रोसिक्यूटर है, वो क्रिमिनल मैटर्स में जा रहा है, तो आपको समझ में आ जाता है ना। आप एक बार जिस फील्ड में आपने काम किया उसकी एक्सपर्टीज़ है, आप जैसे जर्नलिस्ट हैं, आपको मीडिया की समझ है, आप मीडिया लॉ की प्रैक्टिस कर सकते हैं और उससे जुड़े हुए मामले देख सकते हैं। ऐसा कोई है ही नहीं जिसको कि किसी चीज़ की समझ नहीं हो और लॉ करने के बाद कोई उसको क्षेत्र नहीं मिले जिसमें वो प्रैक्टिस नहीं कर सके। मेरा अगला सवाल भी, आपने कई सवालों के जवाब दे दिए, मेरा अगला सवाल नए बच्चों के लिए ही है कि उनके लिए क्या स्कोप बचता है, मतलब क्या स्कोप रहता है, इसके अलावा वो कौन सी फील्ड में एक्सपर्टीज़ देख सकते हैं। जैसे हम बात करते थे वकीलों की, तो 2 शब्द सुनाई देते थे, दीवानी, फौजदारी। अभी तो इतना व्यापक है, AI वगैरह सब कुछ आ गया,
तमाम इंटरनेट पे क्राइम हो रहे हैं उनसे जुड़े हैं, तो कैसे उन फील्ड्स को एक्सप्लोर करें? और उसके अलावा पैसे कैसे हैं? अगर कोई नया बच्चा आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट की ओर आ रहा है, पैसे कैसे हैं और क्या गलतियां ना क्या करें नए बच्चे? देखिए, सबसे जो पहली चीज़ जो बच्चे गलतियां करते हैं, आजकल वैसे सब गाइडेंस बहुत है, तो ये कहना कि वो गलतियां करते हैं क्योंकि जानकारी का अभाव है, ये सही नहीं है। बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी होते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब कोई काम आप करते हो, जब तक आपके अंदर भय नहीं होगा, जब तक आपके अंदर एक संदेह का दायरा नहीं होगा आपके अंदर, आप शायद उसको अच्छा नहीं कर सकें। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप उसको संदेह करें, उसकी तैयारी करें, और उसके दिल से तैयारी जब आप करेंगे तो आपको उसका फ़ायदा मिल जाएगा। मैं हमेशा कहता हूँ एक लॉ स्टूडेंट को कि 2 घंटे आप कम से कम रोज़ पढ़ लो। मैं ये भी नहीं कहता कि आप खेलो मत, मैं ये भी नहीं कहता कि आप सो मत। लोग कहते हैं हम 6 घंटे सोते हैं, 8 घंटे सोते हैं, मैं कहता हूँ 10 घंटे सो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 2 घंटे पढ़ाई कर लो, 1-2 घंटे खेल लो, और उसके बाद आपके पास बहुत सारा टाइम फिर भी बचता है, आप जो चाहो वो करो। लेकिन 2 घंटे की पढ़ाई ब्रेक नहीं होनी चाहिए। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि बच्चे करना शुरू कर दें। जो फील्ड का जहाँ तक सवाल है, आप देखिए टेलीकॉम डिस्प्यूट के लिए अलग ट्रिब्यूनल है, TDSAT है, कंज्यूमर के लिए NCDRC है, आप कंपटीशन कमीशन के लिए अलग ट्रिब्यूनल है, कंपनीज मैटर के लिए अलग है, डेट रिकवरी के लिए अलग है, एनवायरनमेंट के लिए NGT है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, दुनिया भर के और ट्रिब्यूनल्स हैं। आप जहाँ जहाँ जाएँ, सेल टैक्स, GST, इसके काउंसिल्स हैं, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल है। आप क्या करना चाहते हैं? आप दीवानी फौजदारी तो है ही एक साथ में, आर्बिट्रेशन है, मीडिएशन है, कंसिलिएशन है, इतने सारे ब्रांचेज हो गए। तो आपको एक फील्ड चुनना पड़ता है कि मुझे किस चीज़ में मैं अच्छा हूँ। अगर आप जिस चीज़ में अच्छे हो उसको ठीक से करो, केवल उसी को ठीक से करो, और बाकी सब पे थोड़ा बहुत दिमाग आप लगाओ, अच्छा चलेगा। अब कोई नया बच्चा है, बिल्कुल मान लीजिए प्रैक्टिस करने आ रहा है किसी गांव की जगह से, और उसके मन में हर एक को होता है कि मुझे इंटरनेशनल लॉयर बनना है। शुरुआत तो यहीं से होती है। जब आप यहाँ बनने के लिए आते हो, सपने ऊंचे होने भी चाहिए, बेंचमार्क भी ऊपर होना चाहिए। मगर मैं समझाता हूँ कि एक बात बताइए मुझे कि आप तो मीडिएशन के लिए ही क्वालिफाई करोगे 10 साल की प्रैक्टिस के बाद, तब तो मीडिएशन की ट्रेनिंग कर सकते हो आप। सक्सेसफुल मीडिएटर बनना बात की बात है। इसके अलावा इंटरनेशनल लॉ के केसेस कितने हैं इंडिया के अंदर? आपको गिन के साल के 1-2 केसेस कोई आएंगे। एक्स्ट्राडिशन के मैटर्स हो सकते हैं, या चाइल्ड कस्टडी के मैटर्स हो सकते हैं, अदरवाइज तो कोई खास मैटर नहीं होंगे। तो आपको सब्जेक्ट का चयन ऐसा करना होगा कि जिसमें आप आराम से प्रैक्टिस कर सकें और अपनी खर्चे अपने वो निकाल सकें। अब मैं जब खर्चे की बात करता हूं तो खर्चा क्या है? वो खर्चा हर व्यक्ति का अपनी काबिलियत के हिसाब से। जिसकी सैलरी 20,000 है वो भी काम कर लेता है, इसकी 50,000 है वो भी काम कर लेता है, और किसी की 1 करोड़ हो वो भी कम पड़ सकता है उसको। आपको ज़रूरी है कि आप जिस क्षेत्र में जा रहे हो उस क्षेत्र की जानकारी हासिल करो ठीक से, उसकी मेहनत करो, उसके बारे में जजमेंट्स को पढ़ो। मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जो भी हमारे पास बच्चे आते हैं, मैं उनको कहता हूं कि देखो, पहला काम तो ये है कि आप सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग समझ लो, कोर्ट लिस्ट देख लो। आप एक मैटर ऑब्जर्व करने से पहले पिछले कोर्ट की जजमेंट पढ़ लो, उसके फैक्ट्स को पढ़ लो, ताकि समझ में आए। आप अपने आर्गूमेंट अलग लिखो और देखो कि क्या जो आप आर्गूमेंट सोचते हो वही आर्गूमेंट आपके सीनियर ने, या जो यहाँ पे बहस हो रही है उसमें हो रही है, या कुछ अलग हो रहा है। कुछ अलग हो रहा है तो आपने कोई मिस किया उसमें से, या वो भी आपने लिखा हुआ था। देखिए, ग्रेजुअली हर एक बच्चे के अंदर इतनी पॉसिबिलिटी है और सपने होते हैं। अब मैं तो देखता हूँ कई बच्चों को इंग्लिश नहीं आती जो आते हैं, और एक बिल्कुल वाजिब समस्या है, हम लोग के साथ भी थी। जब वो आते हैं तो मैं उनको कहता हूँ, बेटा आपको कोई परेशान होने की बात नहीं है, आप केवल 3 महीने आप ये तय कर लो कि इंग्लिश ठीक कर देनी है। एक भाषा के अंदर अगर आपके पास 300 से 400 शब्द हों तो आप भाषा बोल लेते हो, बाकी आपकी समझ है, आपकी जिस भाषा में आती है उसकी समझ है। 3 महीने की तो बात है, और 3 महीने आप दे दो, आपका ये ठीक हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो नए बच्चे आते हैं उनको अब परेशान होने की बात नहीं है। वो जमाना भी चला गया कि जब जजेस के बच्चे और वकीलों के बच्चे वही सक्सेसफुल होते थे। मैं खुद ही सामने हूँ और जजेज और वकीलों के बैकग्राउंड के बीच में हूँ, और मुझे कोई इसकी दिक्कत नहीं है। तो मैं हर एक को ये कहता हूँ कि ठीक है, कभी कभी शुरुआत में तो माइलेज मिल सकता है आपको, आपके बैकग्राउंड का, आपके परिवार का, आपके किसी और किसी हुनर का। लेकिन अगर आप वकालत कर रहे हैं और लगातार वकालत करने में आप पे सब्जेक्ट की पकड़ अगर आपके पास नहीं है, आपका अध्ययन नहीं है, आपका व्यवहार ठीक नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए पहला चीज़ है कि आप व्यवहार सीखें। और मैं तो हमेशा, एक श्लोक है बड़ा पुराना जो कि हम सारे लोग उसको इस्तेमाल करते रहे, मनुस्मृति का ही है, कि जो आप सत्य के ऊपर है ना, कि आप क्या बोलें, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम।
और इसके बाद अगली लाइन है प्रियम च नानृतम ब्रूयात एता धर्म सनातन, कि आप सत्य बोलो, प्रिय बोलो। अगर कोई सत्य है मगर प्रिय कर नहीं है तो मत बोलो, और अगर सत्य बोल रहे हो चमचागिरी के लिए, झूठ बोलना पड़ रहा है, वो भी मत बोलो। ये सनातन धर्म है। और दूसरा, इसी के साथ साथ जो आप व्यवहार अपना रखते हैं, तो पहला काम यह है कि आप व्यवहार अच्छा करें। आप क्लाइंट के साथ जब डील करते हो, बात करते हो, तो आपको इतना फेयर होना चाहिए उसके बातचीत करने में कि आप जो कह रहे हो क्लियर हो जाए, आप उसको अपनी बात साफ तरीके से कह सकें। फिर आपका कंसर्न, और आप उसको सच सच बता भी सकते हैं कि देखिए सर पॉसिबिलिटी नहीं है केस में, आप जितना मुश्किल है इसमें, जो कि सत्य है, अरुचिकर भी है, लेकिन आपने एक तरीके से उसको कह दिया, तो क्लाइंट भी तैयार होता है। या मान लीजिए कहीं और चला जाएगा, चला जाए, लेकिन घूम फिर के आएगा कि ये लड़का सच बोलता है, ये बोलता है कि हाँ यार इस केस में कुछ होना नहीं था। या हम लोग भी केस पढ़ते ही समझ जाते हैं कि इसमें कुछ नहीं, मुश्किल है होना। ये तो ऐसी चीज़ है कि जब पढ़ के आप जाते हैं जब कोर्ट के अंदर, तो आपको मालूम होता है कि चांस ले लेते हैं, अगर हो गया तो हो गया, वरना मुश्किल है। और जिस केस में आपकी स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, कन्विक्शन है, वहाँ आप लड़ने को भी तैयार रहते हो कोर्ट के अंदर, तो वहाँ आप लड़ सकते हो, वहाँ पर आप बहस कर सकते हो। आम तौर पे मुझे जो लगता है कि कई जो नए बच्चे हैं उनकी समझ इतनी अच्छी है, मैं तो सच बताऊं आपको कि मैं फ्यूचर बड़ा अच्छा देखता हूं उन बच्चों का भी और प्रोफेशन का भी। वो बिल्कुल पढ़ के आते हैं, तैयार होके आते हैं, और उनको प्रूव करना होता है। इसलिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप जो नई जनरेशन के लोग हो, 2 घंटे की पढ़ाई करिए, सब्जेक्ट को पढ़िए, जजमेंट को पढ़िए, व्यवहार को ठीक रखिए, टेम्परामेंटल मत होइए, बिना बात के इरिटेट मत होइए, थोड़ा बहुत बर्दाश्त करना भी आना चाहिए। सहनशीलता भी एक गुण है। ये जब भी अगर आप सहनशील नहीं हो, आपको टाइम की आपकी लिमिटेशन है, कोई कहता है कि शाम को 6 बजे घर जाना है, और क्लाइंट शाम को 6 बजे आया, अरेस्ट हो गया मान लीजिए, उसको बेल की एप्लीकेशन लगानी है और आपको घर जाना है, तो दोनों में से क्या देखोगे आप? जो आप लोग का चैलेंज है, जो मीडिया का चैलेंज है, वैसा ही चैलेंज हमारे प्रोफेशन में है, वैसा ही पुलिस का भी होगा, वैसा ही उनका भी चल रहा है। लेकिन आपको अपनी ड्यूटी से भागना नहीं है। अगर आपने कोई चीज़ ले ली है तो करो। हाँ, एक ब्यूटी और है, जब कुछ दिन की प्रैक्टिस आपकी हो जाए, उसके बाद अगर आप ब्रेक लेना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, आप ले सकते हो। वकालत ऐसी चीज़ है कि जब चाहो तब शुरू कर लो, जब चाहो आपने थोड़ी सी ब्रेक ले लिया, और आपने जब सीरियस हो, आप काम कर रहे हो, तो आप फिर काम ठीक से कर सकते हो। इसलिए मैं हर एक से कहता हूँ कि अगर आप इस प्रोफेशन में आ रहे हैं तो पहली बात तो पैशन के साथ आओ। अगर आप एंजॉय नहीं करते हो तो मत करो, और अगर आप इसको एंजॉय करते हो तो मेरे से लिख के ले लो, आपकी लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपका जीवन अच्छा होने वाला है, और आपको इसका पूरा मज़ा भी आएगा। लेकिन आपने पढ़ाई ब्रेक कर दी, आप पढ़ते नहीं हो। वी आर लर्नर्स, पूरी लाइफ हम पढ़ रहे होते हैं, कुछ नई चीज़ सीख रहे होते हैं। मुझे कई बार मैं तो फीस कम कर देता हूँ अगर कोई नई चीज़ हमारे पास आ जाए कि भाई फीस नहीं भी मिले तो काम चलेगा, पहले पढ़ लेते हैं, कोई नई चीज़ है, वी मस्ट डू इट। और करने का मज़ा आता है, उसके बाद सक्सेस मिलती है, उसका और भी मज़ा आता है। अब जैसे आजकल मैं काम नहीं भी करूं मान लीजिए, तो भी अपने को कोई दिक्कत नहीं है। अब ओपिनियन देके, एडवाइस देके, कोर्ट में एक बार भी, हफ्ते में 1-2 मैटर भी करें तो हमारा सब पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूं कि काम जब तक आप कर सकते हो करो, व्यवहार अपना ठीक रखो, और आप अपने लिए रोज़ नई क्या चीज़ सीखी आपने, एक चीज़, वो ज़रूर उसका एक नोट रखो। तो ये यंग जो जनरेशन है हमारी, ये कर रही है, बहुत से लोग कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% कर रहे हैं, मगर कम से कम 50% लोग कर रहे हैं। जो सारे अच्छे कॉलेजेस में कंपटीशन का माहौल भी हो गया, लॉ के कोर्सेज भी हैं, लॉ की यूनिवर्सिटी बन गई, तो अब जो है फ्यूचर अच्छा होने वाला है। कोई इसके लिए परेशान होने की बात नहीं है। वो टाइम चला गया जब आप वकील के बेटे को ही वकील बनना था और जज का बेटा ही प्रोफेशन में आ सकता था, वो टाइम चला गया। अभी भी थोड़ा बहुत है, मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन दूसरे को भी अवसर है, ऐसा नहीं कि दूसरे को अवसर नहीं है। आपने आराम की बात की, तो मैं पूछना चाहूँगा, सीनियर वकील कितने घंटे काम करते हैं और कितना पढ़ाई करनी पड़ती है, अभी भी कितना व्यस्त रहते हैं? देखिए, ऐसा है कि वो फिर उस मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको मालूम है कि एडमिशन के मैटर्स हैं, एडमिशन स्टेज पे है, तो आपने फैक्ट्स पढ़ा और आप कोर्ट में चले जाते हो। उतनी तैयारी शायद नहीं भी करो आप, लेकिन जो ब्रीफिंग जितनी हो गई उससे काम चल सकता है। लेकिन अल्टीमेटली तो आपको पूरा पढ़ना ही है। अब जैसे मैं कोई एक मैटर कर रहा था अभी हाल में, आ गया, प्रॉपर्टी का मैटर था, मैं ऐसे ही मैंने कहा कि एक बार पढ़ लेते हैं, एक नई तरह का सब्जेक्ट है, ट्रस्ट का मैटर था, तो मैंने कहा पूरा पढ़ लेते हैं। 2 वॉल्यूम्स थे, कोविड का टाइम चल रहा था और ऑनलाइन मैटर चल रहा था, तो मैंने पूरा पढ़ा। अब जो हमारे काम की चीज़ थी वो वॉल्यूम 2 के अंदर लास्ट पेज पे ही थी, और कोर्ट में भी वही बोलने से मेरा नोटिस इशू हुआ और केस चल रहा है अभी भी। तो कहने का केवल ये मतलब है कि आप
फर्स्ट वॉल्यूम को बाकी पढ़ के आ गए, और हमारे अगेंस्ट में उस पीएस में मुकुल रोहतगी थे, उन्होंने वॉल्यूम 2 नहीं पढ़ा था। हाँ। जब मैंने वो रेज किया, अब खैर वो बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने वो रेज किया और उसमें नोटिस हो गई, और अल्टीमेटली वो मैटर अब चल रहा है, अपनी गति को आएगा। लेकिन कई बार नहीं पढ़ना आपको चुप जाता है, रह जाता है। जूनियर्स ने भी बहुत मेहनत की थी, मगर वॉल्यूम 1 पे ही की थी। उन्होंने वॉल्यूम 1 ही पढ़ा था, वो भी करीब 250 पन्ने का रहा होगा, दूसरा वॉल्यूम 2 भी 250 पन्ने का था। लेकिन मैं वॉल्यूम 1 पढ़ गया था, टाइम था मेरे पास, मैंने कहा ये भी पढ़ लेता हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जिस मैटर में आप जा रहे हो उस मैटर की फाइल का हर एक शब्द आप पढ़ लो। ये नहीं होना चाहिए कि आपको कोई चीज़ बीच में कहीं पे हो और आपके दिमाग से मिस कर जाए, वो पूरी चीज़ होनी चाहिए। सवाल आ गया तो आपको ये तो कह सको कि हाँ इसमें है, इस जगह पे है। पेज नंबर कई बार याद नहीं हो, लेकिन बाकी चीज़ें याद होनी चाहिए। और फिर एक नई चीज़ है, आजकल लिक्विड टेक्स्ट आ गया है, तरह तरह के ऐप्स आ गए हैं जिसमें कि आप मार्क कर सकते हो, टच करते ही आप उस पेज पे पहुंच जाते हो। हम लोग भी सीख रहे हैं, उन्हीं यंग जो लॉयर्स हैं उनसे ही सीख रहे हैं कि कैसे इसको सही जगह से ले जाएं, कैसे करें, क्या टच करें। नई जनरेशन तो टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छी है, उनसे हम लोग वो सीख लेते हैं। और जो हम लोग की जनरेशन है वो थोड़ी सी किताबों में और बाकी रिसर्च में, डिस्कशन में, इन सब में ठीक है, मिला जुला के काम पूरा हो जाता है। तो इसलिए कोई इसमें बुराई नहीं है। पढ़ने में जितना आप पढ़ सकते हो पढ़ो, अगर 2 बार पढ़ना पड़े 2 बार पढ़ो, और पढ़ के जितनी बार आप जाते हैं, एक और चीज़ है कि आप जितनी बार पढ़ते हो हर बार कुछ नई चीज़ ज़रूर उसमें देख लेते हो। जैसे आप कोई नोट लिखें, उस नोट को आपने रिवाइज़ किया, सेकंड टाइम आप कुछ अमेंड करोगे उसको, थर्ड टाइम भी अमेंड करोगे, फोर्थ टाइम भी करोगे, 5 अमेंडमेंट के बाद शायद आपको चीज़ परफेक्ट दिखने लगे। इसलिए जितना पढ़ें उतना अच्छा है। जहाँ तक हम लोगों का सवाल है, हम भी कोशिश करके 5-6 घंटे तो ज़रूर पढ़ते हैं। मिनिमम हम 5 घंटे का एक विंडो रखते हैं कि जिसमें पढ़ना चाहिए। 5 घंटे नहीं हुआ किसी दिन अगर, तो अगले दिन पूरा कर लेते हैं। और नॉर्मली मैं रात को कोशिश करता हूँ पढ़ने के लिए, और पढ़ के मैं फिर सो लेता हूँ। कई बार हम सुबह सोते हैं 6 बजे, कई बार हम सुबह सोते हैं 7 बजे, कि वो पढ़ के ही अपना ख़त्म करके जो काम है वो ख़त्म करके ही सोएंगे। और बिना पढ़े ऐसा कभी नहीं होता कि मैं नहीं सोऊं, कि नींद ही नहीं आएगी अगर पढ़े नहीं हम तो एक हमारी आदत पड़ गई है। लेकिन मैं हर एक को ये नहीं कहता, हर एक से कहता हूँ कि आप 2 घंटे भी अगर पढ़ रहे हो, एक केस आप कर रहे हो, तो ठीक से उसको पढ़ लो, उसकी तैयारी कर लो, रिसर्च कर लो, और फाउंडेशन के टाइम में ज़रूर अपनी तैयारी रखो आप। सर, मीडिया में रहते हुए हम लोग खबरें देखते हैं जब अदालतों की, कई बार बड़ी रोचक PIL नज़र आती हैं हमको। आपको भी क्या कोई ऐसा पैटर्न दिखता है कि लोकप्रिय मामले हैं, या फिर कई बार वकील कुछ रोचक चीज़ें उठाते हैं कुछ इंटेंशन अपना लेके, या फिर होता है कि लोकप्रिय जो मुद्दे हैं या लोकप्रिय मामले हैं उनकी ओर वो जाना चाहते हैं, ऐसा कुछ पैटर्न आपको नज़र आता है? देखिए, PIL को कोर्ट्स ने कई बार बोला है, परिभाषित किया है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिटिगेशन, पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो उसका मतलब हो ही गया। और ऐसे और भी कई से पोटेंशियली इंटरेस्टेड लिटिगेशन वो भी हो सकता है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। और PIL फाइल करने पे कई बार आपको लगता है कि वो सब्जेक्ट है भी PIL का, लेकिन क्या सरकार के हर काम में तो हम दखल नहीं दे सकते, और कोर्ट भी हर काम में दखल नहीं दे सकती। कोई ऐसा मामला हो जो बार बार आप कह रहे हैं पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर हो और आप नहीं बता रहे हैं, जैसे कुछ फैसले आए भी कोर्ट के, वहाँ पर कोर्ट दखल दे लेती है, लेकिन किस हद तक दखल दे, कहाँ तक जाके रुके, लिमिटेशन क्या हो, ये कौन तय करेगा? एक आदमी जो पिटिशनर है, जो एक आरोप लगा रहा है आपके ऊपर, एक इंक्वायरी चाहता है, अच्छा मान लीजिए कोई बात नहीं हो, आपके खिलाफ एक झूठाई केस रजिस्टर हो गया, आपके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है, आप चैन से तो नहीं रहोगे। तो जितने ही हाई प्रोफाइल मैटर्स हैं या हाई प्रोफाइल इशूज हैं, ऐसे रोड का ही है इशू, अब या तो आप पेड़ बचा लो या रोड बना लो, लेकिन उसका बीच का रास्ता क्या हो, बैलेंस कहाँ पे हो, किस जगह पे हम आए जहाँ पर वो रोड भी बन जाए और पेड़ भी जितने लगे थे वो पेड़ भी कम नहीं हो, बढ़ जाएं। कुछ और तरीका निकालना है, जैसे कि अब नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट हैं जहाँ पर ग्रीन एरिया उनका 90% के ऊपर पहुँच चुका है, मगर उनको उस ग्रीन का बेनिफिट क्या दे रहे हो आप? थोड़ा बहुत देते हैं, मगर वो ड्यूज़ हैं, पेंडिंग है। तो अगर उनके पास जंगल ही जंगल है और आपने बाकी कोई चीज़ें बनाने नहीं दी, पेड़ वो काट नहीं सकते, उनका जो आजीवन जो आजीविका थी उनकी, वो उस तरह की परिभाषा उसकी बदल गई, तो कैसे काम करें? ये अलग बात है कि 6 शेड्यूल में जो कॉन्स्टिट्यूशन में उनको राइट्स मिलते हैं कि ज़मीन के अंदर के राइट्स भी उन्हीं के हैं, ऊपर के भी उन्हीं के हैं, जो राइट्स आपको अवेलेबल नहीं है, हमको अवेलेबल नहीं है। उस ज़मीन में माइनिंग करनी है तो माइनिंग उनकी है, उनकी ज़मीन के अंदर कुछ मिल गया भंडार वो उनका है, और उसको जो चाहें वो ऐसे वो कर सकते हैं। अगर कुछ रिस्ट्रिक्शन, कुछ रीजनेबल चीज़ें आप डाल करके, पेड़ है तो पेड़ नहीं काट सकते। अब लीज है, मैं केस बताता हूँ आपको। एक MLA ने के पास 15,000 एकड़ का जंगल है, अरुणाचल प्रदेश के MLA के पास, मैं अभी वो केस देख रहा था। अब उसने गवर्नमेंट को लीज पे दे दिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस पेड़ में से पेड़ काटता था, लगाता था, और जो उसको प्रॉफिट होता था एक 50-60 लाख रुपए का एक उसको हर महीने का दे दिया करता था। कुछ दिनों के बाद कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया कि नहीं, अब आप पेड़ नहीं काट सकते हो, जमीन तो सरकार के पास है, पेड़ आप काट नहीं सकते, अब उसको पैसे ही नहीं दे रहे हो, जमीन उसकी है। अब हमारे यहाँ यूपी वगैरह कहीं और स्टेट होता जहाँ पर 6 शेड्यूल स्टेट नहीं है, जहाँ पर राइट्स आपके नहीं बनते, तो ज़मीन आपके पास रह ही नहीं सकती 5 एकड़ से ऊपर। यहाँ तो कम से कम हजारों एकड़ की ज़मीन है और आप रह रहे हो, मालिक भी उसके, आप उसे चिट्ठी लिखी कि वापस करे सरकार वापस करने को तैयार भी है, कर भी देगी। बात इतनी नहीं है, बात यह है कि आप जिस जगह पे हैं, किस तरह से परिवेश में हैं, उसका भी आपको उतना ही ध्यान रखना है। और हर एक फैसला और हर एक विचार समय, परिस्थिति और काल के हिसाब से बदल जाना चाहिए, और बदल जाता है। अब कहीं पे आप हथियार लेके चल रहे हैं, लाइसेंसी पिस्टल भी आपका हो, तो हर जगह थोड़ी लड़ाते चलेंगे, लेकिन जहाँ क्राउड कंट्रोल करना है वहाँ पे आप दिखाएंगे, जहाँ पे आपकी मुसीबत हो, जान खतरे में, वहाँ आप दिखाएंगे, लेकिन हर कदम पे दिखाते रहें, ये ठीक नहीं है। ऐसे ही PIL के लिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का एक दायरा है, वो एक कब सुना जाना चाहिए ये तय होना चाहिए। लेकिन मेजॉरिटी लिटिगेशन जो PIL हुई है, कुछ एक जेन्युइन और कुछ एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट, कुछ एक पर्सनल इंटरेस्ट। कई लोगों की तो पूरी कैरियर पॉलिटिकल लाइफ जो है PIL के ऊपर है। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, आप चाहे यूपी के भी हैं, बिहार के भी हैं, बाकी स्टेट के भी, जो PIL ही करते हैं, और PIL जिसके खिलाफ करते हैं उससे मिल भी रहे होते हैं, उनसे बात भी कर रहे होते हैं, उनका प्रोफाइल भी, लाइफ स्टाइल भी ठीक चलती है। कोर्ट में कोई प्रैक्टिस है नहीं, लेकिन लाइफ स्टाइल बिल्कुल ठीक चल रही है, सब काम चल रहा है उनका। तो आप ऐसे लोग भी हैं, कोर्ट कौन देखेगा इनको? तो कई बार इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बहुत अच्छी चीज़ है, और इसीलिए बनी है कि जहाँ पर सरकार बिल्कुल इग्नोर कर दे, वहाँ पर कोर्ट के पास हमारे पावर है कि उसको देख सके। कई बार गवर्नमेंट से कोई गलतियाँ होती हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट उसको नहीं पीछे हटना चाहती है, वहाँ पर कोर्ट दखल दे लेती है। ये भी ज़रूरी है, लेकिन ये भी सही है कि इसका मिसयूज़ भी बहुत हुआ है और बहुत हो रहा है। अब जैसे RTI बनी थी कि आप अपना हक निकाल लें, मगर अब RTI जिनको चाहिए उनको तो बेचारों को मालूम ही नहीं है कि हमें क्या लगाना, एप्लीकेशन कहाँ लगाना है, कैसे लेनी इन्फॉर्मेशन। लेकिन एक तबका है जो RTI लगा रहा होता है, वो लिखता भी है RTI एक्टिविस्ट अपने को। अब आप क्या लगाते हो, हर एक चीज़ की एप्लीकेशन लग रही होती है। तो मैं नहीं कहता कि उनको नहीं लगाना चाहिए, आप ट्रांसपेरेंसी की रिक्वायरमेंट है। आज के ज़माने में आप सिस्टम को जितना ट्रांसपेरेंट रखें उतना अच्छा है, जितनी चीज़ें स्क्रूटनी के लिए डालें पब्लिक के उतना अच्छा है। लेकिन हर एक आदमी की जो विचारधारा है वो अलग अलग होती है, हर एक व्यक्ति की दिमाग के हिसाब से वही चीज़ सही और गलत हो सकती है। तो इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट इज़ ए गुड थिंग, और ये समाज में चल रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अपनी आमदनी इसी को आमदनी का जरिया बना लें, कि आपने जनता के हित की जगह अपने हित पे आप लग गए, और हर बार आप डिक्लेरेशन देते हो। आप देखिए, जैसे एक उदाहरण दे देता हूँ, चलिए आपने पूछा पब्लिक इंटरेस्ट पे ही, 2G केस पब्लिक इंटरेस्ट पे शुरू हुआ, PIL पे, कोला स्कैम भी इसी पे शुरू हुआ। अब एक बात बताइए, उसके बाद क्या टेलीकॉम सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट आया इंडिया के अंदर? नहीं आया। और क्यों नहीं आया? कि जब आप 2G लेकर के पॉलिसी लेके आए तो बहुत से फॉरेन कोलैबोरेशन हो गए, आपने उनको प्रोटेक्ट किया। आप इंडियन कंपनीज ने कोई फ्रॉड किया था, कहीं पैसे दिए थे, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करते, मगर जिन लोगों ने पैसे लगाए आपके यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, वो लाइसेंस तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था ना, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लाइसेंस को दिखा करके और बाहर से इन्वेस्टमेंट ली, और जिन कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट की उनकी राइट्स को कहाँ प्रोटेक्ट किया हमने? क्या हम कर पाए? उनका भी डूब गया। नॉर्वे की तो जो कंपनी थी, टेलीनॉर कंपनी जो टेलीकॉम की, वो तो पूरी कंपनी बर्बाद हो गई। उसने तो यूनिटेक के साथ किया हुआ था, यूनिनॉर जो चल रही थी यहाँ पे। ऐसे रशियन कंपनीज दुनिया भर की। तो आप फाइनेंशियल इंटरेस्ट तो देख नहीं पाए। फाइनली लास्ट में क्या हुआ? अल्टीमेटली सब लोग अरेस्ट हुए, कई लोग जेल गए, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनको एक्विटल कर दिया, वो बरी हो गए। अब उस लाइसेंस का क्या, जिनके पैसे डूब गए उसका क्या, जो टाइम चला गया उसका क्या? दोबारा लेकिन नहीं, वो आ नहीं पाएगा। और मान लीजिए वो आगे चल के कन्विक्ट फिर से हो जाए, मैं उस पर नहीं हूँ। मैं इस बात पे हूँ कि जिस आदमी ने पैसे लगाए, आपने उस सेक्टर के इन्वेस्टमेंट का दरवाजा बंद कर दिया कुछ दिनों के लिए। ये अलग बात है, बड़ी कंपनियां जो एस्टेब्लिश्ड हैं अपने तरीके से कर रही हैं, धीरे धीरे कर रही हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन आप जो फाइल करते हो, एलिगेशन लगाते हो, और लगाने का बेसिस क्या है? आपकी कोई CAG रिपोर्ट, कौन सी CAG रिपोर्ट है जिसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की क्रिटिसिज्म नहीं होगी? क्योंकि हमारा काम ही है देखना कि आप में अभी निकालना, आप में गलती क्या है, हम निकाल देंगे कि आपने जूते ठीक नहीं पहने, आपने शर्ट नहीं पहना, चश्मा आप बदल सकते हो, आपको ये कुछ भी बोल सकते हैं, मेरे लिए भी आप कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन आप पहली चीज़ ये देखनी पड़ेगी कि आप क्या ऐसी चीज़ है जो अवॉइड हो सकती थी।
कई बार हमसे जब गलतियां होती हैं अवॉइडेबल और अनअवॉइडेबल, आप दोनों चीज़ें देखते हैं। आप देखिए विजिलेंस इंडिया में नीड के बेस पे ना कमीशंस बने हैं, जितने भी आपके जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो भी नीड के बेस पे बना। पहले तो होम डिपार्टमेंट के नीचे आता था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब वो गृह मंत्री थे तो उन्होंने सीबीसी की परिकल्पना की और बाद में जब वो प्रधानमंत्री बने तो ये लागू हो गया। वहाँ से सीबीसी शुरू हुआ है। सीबीसी का काम क्या था? प्रिवेंटिव, प्यूनेटिव एंड इन्वेस्टिगेटिव, तीनों काम था। भाई आप उसके जब कोई काम आप करने जा रही है सरकार तो पहले आपने एक परमिशन ली, वहाँ उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो रेड फ्लैग कर दिया, प्रिवेंट हो गया। उसके बाद आपने कुछ गड़बड़ कर दी, उसकी इंक्वायरी हुई तो उन्होंने एक्शन भी लिया। और फिर कई बार इन्वेस्टिगेटिव, किसी ने कंप्लेन की किसमें ये गलत हो रहा है तो उसकी जांच भी कर ली। इसीलिए हर एक ऑफिसर की जब प्रमोशन हो रहा होता है तो उसका विजिलेंस क्लियरेंस मस्ट है। इसी सर्विस में उसका एसीआर उसका सुपीरियर लिख रहा है, केवल एसीआर सुपीरियर के लिखने से विजिलेंस क्लियरेंस नहीं होगी आपकी, तो विजिलेंस डिपार्टमेंट में जाएगा और वहाँ से क्लियरेंस होगी। तो सीबीसी की परिकल्पना थी, धीरे धीरे लोकायुक्त की बनी, लोकपाल की बनी। अब आप मुझे बताइए कि इतनी सारी संस्थाओं के होने के बाद भी करप्शन तो नहीं रुका है, न रुकेगा, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही है, समाज भी इसी से बन रहा है। तो जब ये चीज़ें खड़ी हो रही हैं, जब हम लोग धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तरह तरह के संसाधन मिल रहे हैं, इन संसाधनों के बीच में जब इसका प्रयोग, इसका उपयोग ये आप सही तरीके से नहीं करेंगे, जब इसके आप जैसे प्रमोशन को ही ले लीजिए, कई बार ऐसा होता है कि आप फेवरेटिज्म क्या केवल जजों वकीलों में है, हर फील्ड में। आपका फेवरेट ऑफिसर है, आपने उसको अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, डबल चार्ज दे दिया। एक ऑफिसर बहुत अच्छा हो भी शायद, उसको कोई काम भी नहीं हो सकता है। तो मेरा केवल ये कहना है कि जब आप इन करप्शन के इशूज़ को उठाते हैं, जब इन सवालों को उठाते हैं, हमारे पास सिस्टम सीएजी का कोई हमारा बनाया हुआ नहीं है, अंग्रेजों के टाइम से सिस्टम चल रहा है और उनका ये काम है। ठीक है, हमने नाम बदल लिया, कुछ भी ऑडिट तो करते रहें, क्योंकि पैसे की ऑडिट नहीं करोगे तो काम कैसे चलेगा? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कुछ गलतियां नहीं करो तो कैसे होगा? एक टेलर तक कपड़े सिलता है तो नाप दोबारा लेता है, फिर कट पिट करता है, उसको ठीक करता है, उसको फिट टू साइज करता है। आपको वो तो देखना पड़ेगा। मैं हमेशा इस बात पे का पक्षधर रहा हूं कि जब आप कभी भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के रास्ते को अपनाते हैं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि व्यक्ति पॉलिटिकली इंटरेस्टेड तो नहीं है, ये व्यक्ति का प्राइवेट और पर्सनल इंटरेस्ट तो नहीं है। और ये हुआ है। मैं आपको नाम नहीं लेता, अगर मुझे कभी बोलना पड़े तो ज़रूर ये बोलूँगा, लेकिन मैं ऐसे कई डायरेक्टर सीबीआई को जानता हूँ जिन्होंने गवर्नर की पोस्ट तक निगोशिएट की। मिला नहीं उनको, किसी को मिला, किसी को नहीं मिला, कोशिश की, लेकिन कोशिश की। और ये केस के भरोसे, एक केस के नाते कई लोग मंत्री बन गए, एक केस के नाते कई लोग एमपी बन गए, एक केस के नाते कई लोगों की पॉलिटिकल जो पूरी की पूरी लाइफ है वो चलती रही। लेकिन आप क्या करेंगे इसमें? ऐसे ही आप पहले तो सब्जेक्ट पे एजुकेट करना जरूरी है। 2G लाइसेंस था क्या? ये तो लाइसेंस लाना ही एक स्कैम था। मेरा तो ये कहना है कि अगर कंपनियों ने 2G लाइसेंस को पॉलिसी को चैलेंज किया होता तो शायद 2G लाइसेंस का ये कंट्रोवर्सी होती नहीं, उल्टी कंट्रोवर्सी होती। अब 2G था क्या? 3G ऑलरेडी चल रहा था इंडिया में। 3G लाइसेंस ऑपरेटर्स इंडिया में थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 4G लाइसेंस ला रही थी, उन्होंने कंडीशन बना दी कि हम उसी को 4G लाइसेंस देंगे जिसके पास 2G लाइसेंस होगा। अच्छा, मतलब आपको कार खरीदनी है तो आपके पास हीरो मोटरसाइकिल होनी चाहिए या हीरो होंडा होना चाहिए या फिर साइकिल होनी चाहिए, ये कोई कंडीशन है? इस कंडीशन के नाते सारी जो कंपनियां जिनको कि 4G में इंटरेस्ट था उन्होंने 2G का लाइसेंस बिड किया। अगर वो चैलेंज करते कि ये कंडीशन ये मेंटेनेबल नहीं है, ये इसको हटाना चाहिए, विड्रॉ करना चाहिए, कंडीशन हट जाती कोर्ट में लड़के। मगर बिजनेसमैन क्या करता है? कोर्ट से लड़ना नहीं चाहता कि जब गवर्नमेंट से कौन लड़े यार, फिर गवर्नमेंट 4 मुसीबत और कर देगी, इससे अच्छा छोड़ देते हैं। पॉलिसी क्या बनती है? आप देखिए, दिल्ली का एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट बना तो आपने क्या पॉलिसी बनाई कि हम एक फॉरेन पार्टनर आपका होना चाहिए। क्यों होना चाहिए फॉरेन पार्टनर? ताकि आप एयरपोर्ट की क्वालिटी मेंटेन करेंगे उनके एयरपोर्ट जैसी। अच्छा, आप फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट इज द पार्टनर फॉर द दिल्ली एयरपोर्ट, दिस इज कॉल्ड GMR ऑफ फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट विद द कोलैबोरेशन विद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डायल बोलते हैं उसको। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट कहाँ है अभी यहाँ पे? उसने क्या काम किया यहाँ पे? कितनी बार यहाँ पे आए? उनका क्या विजडम था? लेकिन आप बनाते इसलिए हो कि आपका कोई ना कोई और साइड में आगे पीछे से कुछ ना कुछ होता है। तो मैं तो केवल किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि आप वही कंडीशन लगाओ, वही चीज़ करो जिससे कि चीज़ें फेयर हों। सही काम करके भी, सही तरीके से भी आप
इज्जत, धन, शोहरत पा सकते हो। बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जिनको आप पैसे पे काम कराइए, वो पैसा उनके लिए ड्राइविंग फैक्टर नहीं है, एप्रिसिएशन फैक्टर है उनके लिए। आपकी पीठ पे कोई हाथ रखे, इसके लिए पद्म भूषण के लिए और नोबेल प्राइज़ के लिए बहुत से लोग करोड़ों रुपए को लात मार सकते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ कि वो छोटे छोटे पैसों के लिए अपना ज़मीन ईमान बेच सकते हैं। समाज में दोनों तरह के लोग हैं, इसलिए हमें एक सिस्टम, बैलेंस सिस्टम जो होता है वो तो तैयार करना पड़ेगा। और वो तैयार करने के लिए आप सबकी, हम लोगों की, बाकी पढ़े लिखे लोगों की, और जो नई जनरेशन है, जो युवा देश का आगे उठ रहा है, जो पढ़ रहा है, उसको अपने फ्यूचर को देखना है, उसको भी यहाँ पे कदम रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि सब कुछ ठीक जा रहा है कि नहीं। जी सर, आपने बताया जैसे कि जानने वाले जो जानकार हैं, विषय के जानकार हैं, वो तो मंत्री तक बन जाते हैं, राज्यपाल पद की भी मांग कर लेते हैं, और वहीं आम आदमी है जो छोटी छोटी चीज़ें कानून होते हुए भी कंफ्यूज हो जाता है। तो आम जीवन के कुछ परिदृश्य पे हम बात करेंगे। जैसे पुलिस और एफआईआर का मामला है कि छोटी सी चोरी है, घड़ी जैसी चीज़ की चोरी है, वो एफआईआर कराने गए। अब पुलिस कह रही है कि इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है किसकी शिकायत दर्ज करे, कानून है उसके लिए कि केस उसका दर्ज होना चाहिए, पर उसको इग्नोर करते हैं। तो ऐसे छोटे मामलों में आम आदमी क्या करे? देखिए, एक जो विंडो है ना, केस के रजिस्ट्रेशन का जो विंडो है, जो अधिकार है, कोर्ट ने कई बार बोल रखा है कि एफआईआर, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस, शुड बी रजिस्टर्ड द मोमेंट इट इज़ ब्रॉट बाय द इन्फॉर्मेंट। सूचना देने वाले व्यक्ति जब पहली बार आके बोलता है कि हमारे साथ ये गलत हुआ, ये अपराध हुआ, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है और अपराध बनता है, उसके सेक्शंस हैं, तो आपको रजिस्टर करना चाहिए। या तो फ़ोन कराने पे अब क्या होता है कि लोग उसका मिसयूज़ भी करने लगे कि आपके खिलाफ भी जाके कंप्लेन कर दी, कहीं कुछ कर दिया, तो फिर एक विंडो आ गई कि साहब इसकी थोड़ी सी पी कर लेते हैं। अब वो पी से ही खेल शुरू हो गया। एक सुविधा जो एक दुविधा की वजह से आप देते हो, वो दुविधा ही उस पूरे के पूरे उस परिदृश्य को बदल देती है, भस्मासुर बन जाती हो, वही गलत कर देती है। ये भी सही है, प्रिकॉशन होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं कि जब कोई आदमी आपके खिलाफ गलत मामला दर्ज कराए या पुलिस गलत तरीके से इन्वेस्टिगेट करे केस को, कोई भी एजेंसी हो चाहे, अगर गलत तरीके से इन्वेस्टिगेट करे, आपको फ्रेम करे, उसके खिलाफ भी उन्हीं धाराओं में वैसा ही केस चलना चाहिए ताकि कंट्रोल हो जाए सिस्टम को। कोई बोलेगा साहब ये तो बहुत ही गलत है। अरे बहुत ही गलत है तो आपको सीआरपीसी की प्रोटेक्शन तो है ना गवर्नमेंट सर्वेंट को। अगर वो राइटफुली अपनी ड्यूटी को करते हुए कुछ उससे गलती हो जाती है जो कि अनजाने में हुई है, तो उसके लिए प्रोटेक्शन है सीआरपीसी 197 की, एज ए पब्लिक सर्वेंट। सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसकी, उससे परमिशन, सैंक्शन की परमिशन लेके ही ट्रायल चलेगा, वो है प्रोविजन ना। लेकिन अब आमतौर पे आपने किसी को पकड़ के बंद कर दिया और आप उसको पसंद नहीं करते हो, आपने जेल में डाल दिया, उसके खिलाफ आपने ट्रायल चला लिया, 3 साल बाद वो छूट भी जाए, इस मामले का क्या? ऐसे ही जो एफआईआर की रजिस्ट्रेशन है, अब आप देखिए, आम आदमी कोर्ट तो नहीं जा सकता कि कोर्ट जाए वहाँ से डायरेक्शन कराए एफआईआर दिखाने की, इतनी जानकारी ही नहीं, और हो भी, चलिए मान लीजिए उस वकील के साथ जाए भी, वो पैसे खर्च करे, और चोरी हुई है आपकी घड़ी और एफआईआर नहीं हो रही है। छोटी सी बात मैं कह रहा हूँ, कोई बड़ी चीज़ भी हो, आप छोड़िए, एफआईआर लिखाना आपके लिए, हमारे लिए भी आसान नहीं है। और कभी ट्राई करने के लिए मैं तो कहता हूँ कि बड़े से जो लोग लॉ इन्फोर्स कर रहे हैं वो करके देख लें। एक सरकार थी उत्तर प्रदेश में जिन्होंने कहा कि अगर अपराध बढ़ेगा तो हम एसएसपी को और एसएचओ को सस्पेंड कर देंगे। उन्होंने किया। अब क्या हुआ, 5-6 सस्पेंशन के बाद कि सारे थानों ने 2 जीडी बना ली। जीडी मतलब जनरल डायरी, 2 एफआईआर रजिस्टर बना लिया, एक असली वाला, एक नकली वाला। असली वाले में कम रहता, असली अधिक होते थे, नकली वाले में उतने ही होते थे जिससे कि कम दिखें। रास्ता निकाल लिया। अरे भाई, आप पुलिस फोर्स डेवलप करो, बढ़ाओ, आप संस्था दो। लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज का मतलब ये नहीं है कि आपने सिक्योरिटी के लिए भी वही आदमी है, वही आदमी इन्वेस्टिगेशन के लिए है, वही आदमी लॉ इन्फोर्सिंग के लिए है। ये हो सकता है क्या? और संख्या कितनी है? 10 लाख लोगों के बीच में आप 30 पुलिस ऑफिसर्स को लगा करके, 30 पुलिस कांस्टेबल्स को देके और उनसे आप काम कराना चाहते हो। अगर कानून का डर नहीं हो, अगर लोग सच में कानून से नहीं डरे, इसलिए मैं तो कहता हूं कि इंडिया इज ए लॉ अबाइडिंग कंट्री। अदरवाइज इतनी कम पुलिस फोर्स हो, अगर कई देशों में विदेश के, वो पूरा देश लूट लें उनका। हमारे यहाँ तो उस वर्दी का फिर भी इतना डर तो है कि अरे भाई पुलिस आ जाएगी, पुलिस केस हो जाएगा, कोर्ट चलेगा, कुछ तो बचा हुआ है। मैं तो आप देखता हूँ, ये जो नंबर देखता हूँ कि इतनी बड़े संख्या पे, अब दिल्ली के अंदर ही जितने लोग पुलिस की के सिक्योरिटी में लगे हुए हैं, उसके आधे लोग दिल्ली के थानों को और लाइन ऑर्डर को मैनेज कर रहे हैं, उसके आधे। आप ये क्यों नहीं कर सकते कि उस सिक्योरिटी को कर दें? भाई, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है, 2-4-10 लोग हैं जिनको की ज़रूरत है सिक्योरिटी के, जेन्युइन भी,
लेकिन स्टेटस सिंबल भी है सिक्योरिटी। बहुत से लोगों को सिक्योरिटी, मुझे अपनी ऑफिशियल पोजीशन की वजह से 2 सिक्योरिटी गार्ड और 2 गाड़ियां मिलती हैं, चाहिए तो मैं ले सकता हूँ। मैंने दोनों जगह लिख के मना किया कि मुझे ना गाड़ी चाहिए ना सिक्योरिटी चाहिए। भौकाल का विषय होता है ना कि गनर साथ में गनर साथ चल रहा है, सरकारी गाड़ी चल रही है, उनका डीजल वो भराएंगे, इलाज आपका करेंगे। अरे भाई, जिसको ज़रूरत है वो दे। आप देखिए हम लोग कितने इनसेंसिटिव हैं। हम जब वकालत में शुरू में आए तो हम लोग के पास तो बैठने की भी जगह नहीं होती थी, किसी के पास भी नहीं होती है। शुरू में आता है तो बैकग्राउंड नहीं है। तो मैं कई ऐसे लोगों को, जब मुझे अपॉर्चुनिटी आई कि चैम्बर आप ले लीजिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मेरा तो सुप्रीम कोर्ट से 5 कदम पे तो मेरा ऑफिस है और घर है, मैं क्यों लूँगा चैम्बर। ये उनको दें जो कि बच्चे जिनको ज़रूरत है। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे जान के कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका घर भी पास में है, उनका ऑफिस भी पास में है, और कई जनरेशन से, मतलब 3rd जनरेशन की प्रैक्टिस में आ गई, मगर उन्हें अपना चैम्बर नहीं छोड़ा, ताला बंद रहता है उसमें। वो भी भौकाल का विषय उनके लिए। भाई चैम्बर भी है आपका, आप सुविधा ट्रांसफ़र तो करो। आप अपने शान शौकत को, अपने को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए सिक्योरिटी ले लिया, गाड़ी ले ली, ये ले लिया। लेकिन जो पुलिस ऑफिसर जिनको इन्वेस्टिगेशन में लगाना चाहिए, अब कम से कम PCR कॉल है, 100 नंबर कॉल करते हो, इतना तो सही है कि आपने जैसे ही कॉल किया 1080 हो गया है, जैसे ही आप कॉल करते हो उस कॉल को करते ही रिकॉर्ड हो जाती है कॉल आपकी, आपको पता है आपने कंप्लेन की, फिर अल्टीमेटली आप जा सकते हो। मगर आज के सोचिए 10 साल पहले क्या होता था। आप फ़ोन कर रहे, करो नहीं करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। किसी भी थाने के अंदर, अब उत्तर प्रदेश के थानों में 150 लीटर डीजल मिलता था 1 महीने में कि आप गश्त करोगे। वो 150 लीटर में कितने दिन जाएगा गश्त पे। किसी भी थाने को पेपर नहीं मिलता था FIR लिखने के लिए, रजिस्टर बनाने के लिए। पेपर आप खुद से मैनेज करो। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, आप उनको खुली छूट दे रहे हो कि डीजल भराने के लिए किसी से ले लें, पेपर के लिए किसी से ले लें। तो शुरू तो नीट से हुआ, बाद में FIR की फीस बन गई, करते करते सिस्टम पूरा का पूरा करप्ट हो गया। आप चीज़ों को बुरा करने के पीछे ये भी हम लोग का भी हाथ है। कोई सवाल क्यों नहीं पूछता, सवाल पूछने वाले लोग भी नहीं है। कई बार जो नई जनरेशन है पूछती है तो उसको लोग कहते हैं कि साहब ये लड़का जो है ठीक नहीं है, तो बड़ा जिना करता है, बहुत बहस करता है। ये भी सही है कि उस पर हम लोग को देखना पड़ेगा। अब जहाँ तक जो, फिर भी मैं कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट स्तर पे अगर किसी को रहता है, कोई दिक्कत होती है, तो हम लोग तो मदद करते हैं। अगर आपकी FIR नहीं हो रही है, कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कम से कम हमारा एड सेंटर कोई चार्ज नहीं करता, आपको हम लोग मदद करते ही हैं उसके लिए। लेकिन फिर भी मेरा जो अनुभव है वो बहुत बुरा है। अभी भी सिस्टम पब्लिक फ्रेंडली नहीं है। पुलिस थाने पे जाने को अच्छा नहीं माना जाता। आप अगर पुलिस ने आपको बुलाया है और शायद चाय पीने के लिए बुलाया हो, तो आप कहते हो यार थाने में जाके कौन पिएगा, बाहर कहीं मिल लो, थाने में चाय नहीं पीना चाहता। तो पुलिस की जो इज्जत है वो ठीक नहीं है। पुलिस को भी मेहनत करनी होगी अपनी इमेज को ठीक करने के लिए। पुलिस रिफॉर्म्स के लिए जो कमीशन बने हैं, पुलिस कमीशन की रिपोर्ट्स हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकारों को कोशिश करनी पड़ेगी। तब जाके FIR का सिस्टम ठीक होगा, तब जाके बाकी चीज़ें ठीक होंगी, और तब पब्लिक भी प्रोटेक्टेड फील करेगी। भाई नोएडा में भी तो गन इंसिडेंट हो ही जाते हैं ना। और ड्रग्स का आजकल तो मुसीबत दूसरी है। आप देखिए, ज़्यादा जितना बड़ा खतरा आपको हथियारों से है, उससे ज़्यादा बड़ा खतरा ड्रग्स से है, उससे ज़्यादा बड़ा खतरा नशे के व्यापारियों से है। और क्या वो दिल्ली में नहीं चल रहा है, क्या वो मुंबई में नहीं चल रहा है, कहाँ नहीं चल रहा है। आप क्या कर रहे हैं उनको रोकने के लिए। आपको सबसे पहले सरकारों को भी लगना पड़ेगा, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। और एक बार एक जगह से हम सही हो गए ना, जैसे आप देखिए, आपको ये पता लग जाए कि कानून का राज इस देश के अंदर है, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे है। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, अपने जानने वालों को, वो दुबई वगैरह में जाते हैं, यहाँ तो कहीं भी थूक देते हैं, कहीं भी कुछ भी करते मिल जाएंगे। लेकिन दुबई में बड़े केयरफुल हो जाते हैं। तो मैंने एक बार मजाक उड़ाया उनका कि भाई आप यहाँ आके बड़े केयरफुल हो जाते हो यार, क्या मामला है। तो बोलते हैं भाई साहब यहाँ कानून है, यहाँ छोड़ेंगे नहीं। एक आध बार वो फंस चुके थे पहले, तो हम लोग मजाक उड़ाते थे कि आप कोड़े खा के छूटे थे लेकिन उसके बाद वो सुधर गए। अब आप हिंदुस्तान के अंदर तो आप नहीं केयर करते हो, हिंदुस्तान में तो आपको कोई परवाह नहीं है। हम सबको जागरूकता के साथ साथ एक चीज़ को डेवलप करनी होगी, तभी जाके, अगर देश आगे नहीं बढ़ेगा ना तो हम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम हमेशा कहता हूँ कि कोई 5 देशों के नागरिक पकड़ लिए जाएं, कहीं पे बंदी बना लिए जाएं, तो किस देश के नागरिक की सबसे जल्दी पूछताछ होगी? अमेरिका का नागरिक है, UK का है, भारत का है, पाकिस्तान का है, भूटान का है, बांग्लादेश का है। आप ऐसे ही बोल देंगे, किसके लिए ज़्यादा बवाल मचेगा, किसके लिए ज़्यादा कंसर्न होगा, क्योंकि उस नागरिक की इज्जत उसके देश से जुड़ जाती है। इसलिए धीरे धीरे हम सबको, देश को भी आगे करना होगा और हमें भी
उसका फ़ायदा उठाना होगा। FIR वगैरह तो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन ये चीज़ ऐसी है जो कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। FIR हो गई, किसान आपका कार्ड हो गया, आपको हेल्थ इंश्योरेंस का कार्ड मिल गया, ये छोटी बात है। कितने लोग जिनके पास मिला हुआ है कार्ड लेके जाते हैं और इलाज हो जाता है उनका। एम्स जैसे हॉस्पिटल्स में आज के 1.5-2 साल पहले एक्सरे का टाइम आपको 3.5 साल के बाद मिलता था। आज पैर टूटा है, 3.5 साल बाद एक्सरे होगा। मतलब क्या? मतलब ये कि आप जाके बाहर से करा के ले आओ और फिर टाइम दोबारा डॉक्टर से लेना मुश्किल है। हमारे पास सिस्टम्स डेवलप नहीं हो पाए। देखिए एजुकेशन, हेल्थ, मैं कहता हूँ कि आप बेरोजगारी की समस्या पे तो बात ही नहीं करनी चाहिए, वो कोई देश नहीं पूरा कर सकता। अमेरिका में बेरोजगारी है, आप खेत खलिहान, किसान, शिक्षा और स्वास्थ्य 5 चीज़ कर दो, आपका पॉपुलेशन, आपका जो युवा है अपने आप नौकरी ढूंढ लेगा और अच्छी नौकरी ढूंढ लेगा। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, इंडिया में ढूंढ लेगा, बाहर ढूंढ लेगा, यहाँ भी ढूंढ लेगा। अब आप पढ़ाई का अवसर नहीं दे रहे हो, कहाँ सबको शिक्षा मिलेगी? ठीक है, अच्छी बात है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी डाल दिया आपने, फंडामेंटल राइट में भी डाल दिया, लेकिन क्या वो शिक्षा हम हर एक को दे पा रहे हैं? बराबर शिक्षा दे पा रहे हैं? कानून के समक्ष सबकी समानता है, मगर एक का वकील बहुत बड़ा वकील कोई है, एक का वकील छोटा वकील है, एक का नौसिखिया वकील है, बराबर है? कैसे बराबर करोगे उसको? आपको ये सब इक्वलिटी की बातें कई बार कहने में अच्छी लगती हैं। एक बच्चा गांव के स्कूल से पढ़ के आया है, एक कहीं कॉन्वेंट से पढ़ रहा है, एक कहीं बाहर से पढ़ के आया, और आप चाहते हो सब बराबर चलें, एक बराबर हो। ये कैसे हो सकता है? आप हमारे वकीलों को भी आप देखिए ट्रेनिंग देते हैं, आप जजेस को ट्रेनिंग के लिए बनाया, जुडिशियल एकेडमी बनाई है, साल में 50 दिन आप यूज़ करते हो, 300 दिन एकेडमीज आपकी अंडर यूटिलाइजेशन में है या खाली हैं। क्यों नहीं वकीलों को ट्रेन करते हो? क्यों नहीं छात्रों को ट्रेन करते हो? आप ट्रेन करो, उनको आप ही के काम आएंगे। आप ही के देश का सिस्टम है, आपकी बनाई हुई बिल्डिंग है। अगर एक कमरा आपका बंद रहे बहुत दिनों तक तो ये कमरा बेकार ही हो जाएगा ना, किसी काम का नहीं रहेगा। आप यूज़ करो इसको, क्यों नहीं यूज़ करते हो? और मैं आपको बताऊं, मैंने पहली बार जुडिशियल एकेडमीज को लॉयर्स के लिए खुलवाया और ट्रेनिंग उनकी वहाँ पे शुरू हुई। लेकिन बहुत से जो सपने होते हैं आप करना चाहते हो, उसमें लोगों के ऑब्जेक्शन होते हैं। लोग कहते हैं यार ये तो ऐसा सिस्टम कर देगा ना कि सारे लोग, यहाँ कंपटीशन बहुत हो जाएगा, बहुत से लोग आ जाएंगे, और उस बहुत से लोगों के चक्कर में बहुत सी चीज़ें खराब हो जाती हैं। आपने वकीलों के लिए काम बताया, इसके अलावा आपने कई सामाजिक योगदान दिए हैं, जैसे जेल सुधार और मानवाधिकारों पे आपने काम किया, और इंडिया लीगल एड सेंटर की भी अभी बात की थी, और फोरम आप जिसके चेयरमैन हैं। उससे लोग कैसे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, उन्हें क्या हेल्प मिलती है? देखिए इंडिया लीगल एड सेंटर पे पहली चीज़ तो हमने की, कोर्ट की लिटिगेशन बहुत महंगे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट लिटिगेशन किसी का है जो वकीलों की फीस की वजह से नहीं कर पा रहा है, उसको हम पूरी मदद करते हैं, पूरी मदद करते हैं। और जो मदद उनको बेस्ट पॉसिबल हो सकती है, कई सीनियर एडवोकेट्स को भी हमने उसमें जोड़ा है कि जिनको कि बहुत ही नॉमिनल फीस पे, खर्चा तो देना ही होगा थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ही नॉमिनल फीस पे, जो कि नहीं के बराबर है, उस पर वो लोग जुड़ जाते हैं। फाइलिंग और बाकी चीज़ें, एडवाइस तो कोई इसके लिए कोई खर्चा है ही नहीं, वो तो करते ही हैं। एक कोशिश कर रहे हैं हम करने की, क्योंकि आप जब कमाते हो तो समाज को आपको वापस भी करना चाहिए। तो एक कोशिश हमारी वो है कि इंडिया लीगल एड सेंटर से लोगों को लीगल एड मिले। हर एक आदमी जा करके, EWS का आदमी तो जा सकता है नालसा के पास, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आदमी, और जाके लीगल एड ले सकता है। मिडिल इनकम ग्रुप वाले भी चलिए कोई जाके ले सकते हैं। मगर जो कई ऐसे लोग हैं जो दिखने में उस परिभाषा में नहीं आते हैं, मगर उनको बड़ी दिक्कत होती है। आप देखिए कोविड के टाइम पे बहुत से ऐसे लोग थे जिनकी सैलरी बहुत अच्छी थी, सब कुछ ठीक था, या बिजनेस बहुत अच्छा था, मगर 2 साल के अंदर उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि लोन नहीं चुका पा रहे थे, अपने खर्चे नहीं निकाल पा रहे थे। तो ये दिक्कत हो रही थी लोगों को। मैं इसलिए हमने ये सेंटर्स को जो बनाए, इसमें हम ऑनरेबल जस्टिस वेंकट चलैया साहब इसके पैटर्न हैं, जो कि जिनके साथ हमको काम करने का मौका मिला नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में। जस्टिस JS वर्मा साहब के साथ काम किया। तो प्रिजन के अंदर भी हमारा जो एक्सपीरियंस है बड़ा अलग है। जैसे कई लोग प्रिजन जाके देखते हैं, मैं प्रिजन में जितनी बार भी विजिट पे गया, हर विजिट पे मैं कोशिश करता था कि इनमेट्स से मिलने का मौका मिल जाए, उनकी रजिस्टर देख ली। हर एक ज़िले की जो जेल है ना, उस ज़िले की कहानी कहती है, उस ज़िले के इतिहास को और समाजशास्त्र को बताती है। अगर आप उस जेल के अंदर जा रहे, राजस्थान के किसी जेल में चले जाएं, आप पाएंगे कि वहाँ पर एक्सीडेंट केसेज बहुत है, बाकी आम अपराध कम है। तो आप देखेंगे कि भाई लोगों ने, कई गांव तो ऐसे जहाँ ताला ही नहीं बंद करते घरों के अंदर अपने, और बाहर चले जाते हैं महीनों के लिए या दिन भर के लिए। वो एक बात हो गई। किसी स्टेट में चले जाएं, आप देखेंगे कि ड्रग्स के बड़े लोग अंदर हैं। किसी स्टेट में डाउरी के केसेज बहुत सारे हैं। जैसे आप यूपी में, बिहार में, तो आप देखेंगे कि लड़के की बहन भी, लड़के की माँ भी, और बाप भी और भाई भी सब डाउरी के केस में अंदर हैं।
और तो पता लगता है कि साहब ये यहाँ पर या तो इसका मिसयूज बहुत है इस लॉ का, ये कारण ये हो सकता है, या लोग जेन्युइनली इसमें काफ़ी इस तरह के ऑफेंसेज होते हैं। यही दो चीज़ें, दो परिस्थितियाँ हैं। इसलिए प्रिजन को देखना भी उतना ही जरूरी है। फिर आप देखते हो कि प्रिजन्स ओवर क्राउडेड हैं क्या? ऐसा कौन सा प्रिजन है इस देश का जो अपनी कैपेसिटी के 1/3 जो कैपेसिटी जो उसकी होनी चाहिए, 100 कैदी हैं, अगर उसकी 30 की कैपेसिटी है तो 3 गुने पे काम नहीं कर रहा है, कम से कम 3 गुने पे काम कर रहा है। हर एक प्रिजन में आप किसी भी जेल का नाम ले लीजिए, अंग्रेजों ने बनाया था बड़ा जालिम सेलुलर जेल, अंडमान का हम चर्चा करते हैं। एक कमरे के अंदर एक रहता था या 2 रहते थे, एक कमरे के अंदर 8 रहते हैं, सो नहीं सकते, वॉशरूम की कोई सुविधा नहीं है, कपड़े की कोई सुविधा नहीं है, और ये बहुत बड़े बड़ी जगहों की बात कर रहा हूँ। हम लोग बेसिकली इनह्यूमन हो गए हैं। हमारा जो सिस्टम है वो रिफॉर्मेटिव सिस्टम है, प्यूनेटिव सिस्टम नहीं है। किसी को दंडित करने का पर्पज नहीं है। पर्पज ये है कि हम उसको इस तरह से कन्फाइन करें को रिफॉर्म हो जाए। कि रिफॉर्म के लिए क्या सिस्टम रखा है हमने? कई जेल अच्छा कर रहे हैं, मैं नहीं कहता कि सभी जेलों की हालत है, कई जेल अच्छा कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आज भी हम मैच करने जाएँ तो हमारा मैच कोई नहीं है। और यही कारण है कि बहुत सी जगह पे एक्स्ट्रेडिशन में हम फेल हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ की सरकारें कहती हैं, यहाँ के वीडियो दिखाते हैं कि देखो जी वहाँ जेल में ये दुविधा है, ये परेशानी है, ये मुसीबत है, जिसकी वजह से वहाँ एक्स्ट्रेडिशन नहीं होता उनका, कि आपकी जेल ठीक नहीं है, आपकी क्वालिटी ठीक नहीं है। जेल भी ठीक होना है, मगर जेल में जिसको भी आप रखते हो वो हमारे आपके टैक्स पेयर्स के पैसे पे पड़ रहा है, वो अपना पैसा नहीं दे रहा है। उसमें जो भी पर्पज है कि समाज को बेहतर बनाने के लिए जेल बनाया है, उस व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए जेल बनाया है। जेल बनाने का पर्पज ये नहीं कि बिठा के खिला रहे हैं वहाँ पे और उनको वहाँ पे अंदर बंद रखा है, या उनकी पिटाई करने के लिए जेल नहीं बनाया। सही। कोई ये अबू गरीब जेल नहीं है, या कोई ऐसा कोई जेल नहीं कि जहाँ पे आप लोगों के साथ जाती करें। तो ये चीज़ तो है। अब धीरे धीरे ये भी मुझे लगता है कि आप लोगों ने सब, अब सोशल मीडिया ज़्यादा काम कर रही है, जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं उससे बेटर ये सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं वो काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लोगों में जागरूकता बहुत आ रही है और ये इसका फल मिलेगा और जल्दी ही फल मिलेगा इसका। लोगों का ही एक सवाल होता है कि आमतौर पे रोड एक्सीडेंट होते हैं, किसी की गाड़ी को खरोंच लग गई है, अब सामने वाला लड़ने पे उतारू है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? वहाँ से भाग जाना क्या कोई उपाय होता है, या वहाँ पे रुक के उससे बहस करें, लड़ाई झगड़े का वेट करें, या पुलिस को कॉल करें? देखिए, अगर एक्सीडेंट हो गया है, आजकल देखिए मैंने बहुत शहर को देखा, मैं तो हर एक उसमें भी शहर पे डिपेंड करता है। आप बॉम्बे में देखेंगे कि किसी की गाड़ी खुरच गई भी तो ऐसे करके कहता अब क्या करें यार, लग गई है, इंश्योरेंस है, वो क्लेम करेगा और निकल जाता है। इंश्योरेंस तो कंपलसरी है। आप जितनी छोटी जगह पे जाएंगे उतने ज़्यादा लोग सड़कों पे मिलेंगे आपको लड़ते हुए, गाड़ी को घेरेंगे, ये करेंगे। और यही कारण है कि एक्सीडेंट के बाद हमने कानून, अब नया कानून आ गया ना कि एक्सीडेंट हो गया तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर भाग गया तो सज़ा उसकी 5 साल की हो जाएगी, अगर न भागे तो जान से ही चला जाए, पब्लिक पिटाई शुरू कर देगी। और आप इस चीज़ पे जो असली समस्या है उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। हमारा देश सीसीटीवी कैमरे के उसके जद में नहीं है। जैसे जो इन्वेस्टिगेशन है या कुछ भी है, कैसे वेरीफाई करोगे, कैसे आप उसको निकालोगे? अभी कोई छोटी सी घटना होती है दिल्ली में हो तो आप कैमरे से ट्रेस कर लेंगे कि चौराहे से गाड़ी गई, उस चौराहे पे गई, फिर इस कॉलोनी में चली गई, आप वहाँ से ट्रेस कर लेंगे। लेकिन अदरवाइज तो कोई तरीका नहीं है। तो इसलिए लोगों के पास कई बार भागने के सिवा भी चारा नहीं होता, ये भी सही है। और पुलिस अगर वहाँ पे है और आप जाके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे चले जाइए, ये भी तरीका हो सकता है। कोई आपका पीछा कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी समझदारी डेवलप करनी पड़ेगी। जिस व्यक्ति का नुकसान हो गया है, जिसको चोट लग गई है, आप उसको हॉस्पिटल लेके जाएं, उसको पता लगे कि जानबूझ के एक्सीडेंट कोई नहीं करता। अगर इतनी समझदारी हो जाए तो वो जो घायल है उसकी भी जान बच सकती है। बहुत से घायल केवल इसलिए नहीं बच पाते क्योंकि जिसने धक्का मारा, जिसकी वजह से चोट लगी, वो तुरंत भागता है कि अपनी जान बचाओ पहले। अगर उसको मालूम हो कि चोट लगी है, इसको धक्का हमने लगाया और हमने इसको गाड़ी पे बिठाया, जो सज़ा हमें मिलनी है मिलेगी, लेकिन इसका इलाज तो हो जाए। जिस दिन आप ये करना शुरू कर देंगे, थोड़ी सी इसकी चर्चा करें, बढ़ाएं। अब आप इसलिए उसकी पिटाई करते हो कि नहीं बहुत तेज़ चला रहा था गाड़ी, वो तो सज़ा उसको मिलेगी ना तेज़ चलाने की, भले हॉस्पिटल तो ले जाओ जिसको चोट लगी है। तो वो एक चीज़ है, उस पर कानून में थोड़ा सा इसको पब्लिसिटी करने की ज़रूरत है, लोगों के बीच में फैलाने की ज़रूरत है, जन जागरूकता की ज़रूरत है। जागरूकता की ज़रूरत है जी। एक सवाल ये आता है कि आप अपने होटल, आप किसी होटल में गए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, वहाँ पुलिस आ गई, अब आपके पास
क्या लीगल तरीके बचते हैं कि आप उस सिचुएशन से निकलें? अब वो तो गर्लफ्रेंड की ही बतानी पड़ेगी आपको। अगर वो बालिग है, बालिग है तो बालिग है, आप भी बालिग है, कंसेंट के साथ आप होटल हाँ, तो में ऐसी गए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रेड क्या होती है, वो रेड तो किसी ऑफेंस को पकड़ने के लिए होगा, ये तो कोई ऑफेंस है नहीं। अब ऐसे में क्या करते हैं कि वो फोटो खींचने लगते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं। हाँ, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी अगर वो फोटो खींचेंगे, आपकी प्राइवेसी भी तो है। हाँ, वो नहीं कर सकते ऐसे। तो क्या पुलिस से वहाँ पे बहस करें? आप खाली बता दीजिए, मेरे ख्याल से समझ जाएंगे कि आपको मालूम है। आपको अपने अधिकार क्या है वो तो पढ़ना पड़ेगा ना, आपको जानना पड़ेगा। तो क्या है अधिकार, अगर आप बताना भाई चाहें? पहला तो ये है कि आप बालिग हैं तो आप जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो 2 लोग वहां पर अंदर हैं उनको शिकायत नहीं है तो आपको नहीं होगी। अगर कोई डराता धमकाता है कि घर में आपके हम बता देंगे, समाज में बता देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो उसके खिलाफ बहुत अच्छी कार्रवाई होगी। आप ही नहीं कर सकते, कोई पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि जैसे जो मॉरल पुलिसिंग है, ये काम पुलिस का है भी नहीं। अब तो और भी नहीं रहा, अब तो नई BNS आ गई, जजमेंट्स आ गए, अब तो 377 भी गुनाह नहीं रहा, एडल्ट्री भी ऑफेंस नहीं रहा। डिवोर्स का ग्राउंड तो हो सकता है एडल्ट्री, लेकिन आपका कोई इसमें कोई ऑफेंस तो रहा नहीं। तो इसलिए अब इन इशूज़ के ऊपर कोई कहने की कोई कार्रवाई की गुंजाइश नहीं है। और पुलिस ऑफिसर्स का कोई काम नहीं है कि इन मामले में वो दखल दें। अगर वो दखल देते हैं तो मैं आपके जरिए इसी के ललन टॉप के माध्यम से कह देता हूं कि अगर वो दखल दे रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनको नहीं पढ़ना चाहिए इसमें। और आपका कोई हक नहीं है। हाँ, आपका अपना खुद का बच्चा है, फिर तो जो करना है आप करिए, उसको डील करिए। लेकिन अगर 2 बालिग कहीं पे हैं तो उसको जो आज का कानून है उसका सम्मान करते हुए कार्रवाई करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। मेरे पास एक मेरे दोस्त आए अभी कुछ दिन पहले जर्मनी से, उन्होंने बताया हमारे यहाँ टीनेजर्स के 16 के बाद हम बोल नहीं सकते बच्चों को। अगर हम बोलेंगे वो पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं और कर देते हैं। अमेरिका में बच्चे का कान नहीं खींच सकते, आप थप्पड़ नहीं मार सकते बच्चे को, आप वहीं पकड़ के ले जाएंगे आपको। क्योंकि हमारी जो इंडियन पेरेंटिंग है वो इतनी इंटेंस पेरेंटिंग है जो देश के किसी और हिस्से में, इंडियन का मतलब इसमें मैं शामिल सब कॉन्टिनेंट को शामिल कर रहा हूँ, बाकी जगह ये संभव नहीं है, टाइम नहीं है किसी के पास। आप उसी टेबल के ऊपर खाना खा रहे हैं, एक बच्चा भी वहाँ पे है, बच्चे के आगे प्लेट लगा दिया, खाना रख दिया, उसको खुद खाना है। आज वो बिना खाए जाएगा, अगले दिन थोड़ा सा खाएगा, फिर खाने लगेगा वो। हमारे यहाँ तो मदर फीड कराती है प्रॉपरली, मदर उसको खिलाएगी और ख्याल करेगी घूम रहा है ये खाएगा नहीं। तो हमारे यहाँ की जो पेरेंटिंग है उसका कोई जवाब नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसी पेरेंटिंग कहीं और नहीं होती। आपको मैं एक बोलूँगा, आपको बड़ी हंसी आएगी। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया अपने गाँव पे अमेरिका में। तो मैं भी अमेरिका में कई बार गया मगर गांव नहीं देखा था वहाँ का अमेरिका। तो मुझे कहा गांव देख लेते हैं, 2-4-10 गांव भी देखा जाए। तो मैं उनके गांव गया, एवा में। उनके घर पहुँचे हम लोग, बड़ी स्वागत किया उन लोगों ने। बेटा आया था इतने दिन के बाद, अपनी होने वाली बीवी को भी ले गया था और गेस्ट भी थे हम लोग। उनको मालूम था कि हम लोग आएंगे, तो खाने होने का सब अरेंजमेंट उन्होंने कर रखा था, अच्छा सा खिलाया। करीब 500-700 एकड़ का उनका फार्म था। वहाँ पे छोटा फार्म 500-700 एकड़ का होता है, बड़े तो 5-5 हज़ार एकड़ के भी होते हैं, और 2-3 लोग ही मिलके मैनेज करते हैं। कोई इतना बड़ा नहीं है। तो उनका वो जो मिल्किंग फार्म था वो भी देखे, सब देखे। आखिरी दिन जब जाने लगे तो बड़े इमोशनल माहौल था घर का। फादर भी उनके इमोशनल, माँ भी इमोशनल, सब लोग रोए हुए भी। लेकिन जब निकलने लगे तो फादर ने बेटे को एक बिल दिया कि आप इतने दिन जो रहे हम लोग 4 दिन, उसका ये खर्चा आया है उसका पेमेंट के लिए। और ये बड़ा कॉमन सा था, मतलब मैं बिल्कुल आश्चर्य में था। मैं उनसे पूछता रहा यार ये क्या है? बोले नो नथिंग, एक्चुअली वी हैव टू पे। और बेटे ने पैसे भी दिए और टिप भी दिया फादर को। तो मुझे 2 ऐसी चीज़ें सुनने में आई। एक तो ये देखने में आया कि माँ इमोशनल है, बाप इमोशनल है, मगर पैसे से कंप्रोमाइज़ नहीं। और दूसरा जो मैंने देखा उनके साथ कि अपने छोटे बेटे की बड़ी तारीफ कर रहे थे कि जब बुलाता हूँ आ जाता है। अभी उसने अपनी सेकेंड हैंड कार बड़े कम पैसे में हमें बेची है। हमें बेची है। छोटे बेटे ने बाप को अपनी सेकेंड हैंड कार बेची। मैंने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो गांव वाले मार डालेंगे आपको आइडिया नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। सोसाइटी हमारी इतनी मैच्योर सोसाइटी रही है हमारी इंडिया की, और हम लोग तो इस विचारधारा के रहे कि अयंग निजा परो बेती गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। अब वहाँ से निकल के आने के बाद, ये तो महोपनिषद का है, वहाँ से आके आज तक हम ग्रो करते करते हम इस जगह पे पहुँचे। हमें तो आश्चर्य हुआ देख करके। जब निकले तो मैंने उनसे कहा कि ब्रदर ये जो आपने दिखाया मुझे हर कुछ अच्छा लगा आपके यहाँ, ये आखिरी वाला मुझे मालूम नहीं था। तो आपका जो कंसेप्ट है ना वो कुटुंब का कंसेप्ट नहीं है, फैमिली का नहीं है। हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली
चलती इस बात के लिए थी कि घर में कोई एक कमज़ोर भी है वो भी पल जाता था। और आज हमारी ताकत जॉइंट फैमिली है। हम ठीक है, हम न्यूक्लियर फैमिली की तरफ आ रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन आपकी आज भी ताकत अगर आप देखेंगे तो जॉइंट फैमिली आएगी। उससे ही आप गवर्न हो गए। झगड़े भी उन्हीं में होते हैं, ईर्ष्या भी उन्हीं में होती है, मगर आपकी ताकत भी उन्हीं से होती है। इसलिए जो कल्चरल शौक है वो सब अलग अलग जगहों पे अलग अलग विचारधारा और परिवेश और समाज के हिसाब से है। जो चीज़ हमें वहाँ आश्चर्य करते हैं कि बड़े हो जाने के बाद भी बच्चे माँ बाप के साथ कैसे रह सकते हैं। हमारे यहाँ ये है कि भाई माँ बाप के साथ नहीं रहेंगे तो ख्याल कौन करेगा उनका। कितना फर्क है। वहाँ माँ बाप चाहते हैं कि निकलो भाई, हो गया तुम्हारा, आप जाओ। और हम ये कहते हैं कि अरे अब बच्चा बड़ा हो गया, अब तो ये ख्याल करेगा, सबका ये रहेगा। और मजबूरी में हम और आप सब लोग घर से बाहर रहते भी हैं मजबूरी में, क्योंकि प्रोफेशनल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। फिर भी घर जाने पर माँ वैसे ही मिलेगी, बाप वैसे ही मिलेंगे, वैसे ही प्यार करेंगे, वैसे ही गांव वाले भी वैसे ही मिलते हैं। बहुत सी जगहों पे गांव में माहौल ख़राब हो गया है, मगर फिर भी गांव वाले अच्छे मिलते हैं, वैसे ही मिलते हैं। मैं आश्चर्य करता हूँ कि उन जगहों को देख करके। तो हमें उनके लॉज, उनके प्रिंसिपल्स ये फॉलो करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। एज इट इज़ जब फॉलो करने लगते हैं हम तो हमारे पास 100 मुसीबतें आती हैं। अब जैसे पानी का कोई रूल हो, यूएई में बना हो, जहाँ नदी भी नहीं है, पानी भी नहीं है, और हमारे यहाँ बने, दोनों में फ़र्क होगा। कोई बहुत गर्म जगह है, वहाँ पर ठंडे के लिए अट्रैक्शन हो सकता है, ठंडी जगह पे गर्मी का अट्रैक्शन हो सकता है। लेकिन जिसके पास सारे मौसम हैं, जिसके पास सारे तरह का वातावरण है और परिवार का उससे खूबसूरत एग्जाम्पल कहीं और नहीं है, तो उनसे हम क्या, दूसरों से क्या कंपेयर करेंगे। हमारी सोसाइटी चला रही है हमको, पुरस्कार और दंड की थ्योरी पे समाज चल रहा है, और समाज में अप्रिसिएशन और रिजेक्शन की थ्योरी पे समाज चल रहा है। आपको पता लग जाए कि आप कुछ भी करो कोई आपको बुरा नहीं बोलेगा, आप कुछ भी करोगे सच में। और अगर आपको किसी अच्छे काम का पुरस्कार केवल नगद नहीं है, पुरस्कार का मतलब कि अप्रिसिएशन, समाज में 4 लोग बोले आप अच्छे आदमी हो, इसके लिए भी बहुत से काम करते हो। इसलिए आप देखिए, हम तो हमेशा ये कहते हैं, और अब मैं इस बात को बहुत ही गहनता के साथ बिलीव करता हूँ कि हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, अशोक के बारे में भी कहते हैं ना कि आपने इतने भाइयों को, 99 भाइयों को मार के अशोक राजा बना था और उसने ये सब किया। मगर अशोक भी कलिंग वार के बाद तो बुद्धिज़्म की तरफ चला गया। हमारे देश के अंदर भी बड़े से लोग रहे हैं। औरंगजेब भी जब मरने लगा तो अपने बेटों को चिट्ठी लिखी उसने, मुअज्जम और आजम को, कि आप लोग मेरे से मिलने आओ, और हमारा आखिरी टाइम आ गया है। बच्चे भाग गए छोड़ के उसको, कह रहे तो बुला रहा है, इसका मतलब पक्का मार देगा। तो आप किन हिस्ट्री में आपकी जो बिहेवियर है वो आपका अंत और आपका मध्य ये तय करती है। जी, बढ़िया। आपने परिवार के झगड़ों की बात की, ये मेरा आखिरी सवाल है, उसके बाद मैं कुछ जनता के सवाल पूछूंगा और फिर आज का शो हम ख़त्म करेंगे। कि परिवार के झगड़ों के कारण ही तलाक के केस आते हैं। एक तलाक का केस हमने फ़िलहाल देखा जिसमें एक पुरुष की मौत हुई, और फिर उसके बाद तमाम ऐसी बातें आई कि क्या पुरुषों को कानून ने अधर में छोड़ दिया है, उनके लिए वाकई कोई कानून नहीं है, और आपको क्या ज़रूरत महसूस होती है? आपके पास तो केसेस आते ही रहते होंगे, कहाँ आपको कमी लगती है? देखिए, पहला तो ये है कि मीडिएशन जो है ना, वही एक रास्ता है, और कोर्ट्स कर भी रही हैं। वो चाहती हैं कि दोनों पक्ष बैठ जाएं और मीडिएट कर लें। मगर जो कानून है वो ये बात सही है कि एक तरफा है, ये महिलाओं के पक्ष में है। और पति पत्नी के झगड़े में अगर झगड़ा हो रहा है और पत्नी झूठ बोलने पे आ जाए तो बहुत नुकसान आपका कर सकती है। और कई बार ये आरोप सच भी होते हैं, कई बार सच में जाती हो रही होती है। लेकिन जो ज़्यादातर केसेज हैं, मैंने अभी कहीं पे बोला भी कि 80% जो मामले हैं ये झूठे होते हैं। आप उसमें क्रिएट करते हो, कहानी बनाते हो, उसमें आप, वकील ही बोलता है कि सब लिख दिया, अननेचुरल सेक्स भी लिख दो उसके अंदर, ये कर दिया आपने, थोड़ा डोमेस्टिक वायलेंस भी लिख दो। तो ये सारे सेक्शंस डालते हैं, डॉरी डिमांड भी डाल दो, कई चीज़ें डालते हैं। ताना दिया, सास ने ये बोला, टेलीफोन से न्यूजीलैंड से किसी आदमी ने बोला, जो आदमी इंडिया आया ही नहीं, आपके शादी के दिन आया था, और अब आपकी FIR होने के बाद वो पहली बार कोर्ट में आ रहा है, उसके ऊपर भी चार्ज लगा दिया आपने हैरेसमेंट का और डोमेस्टिक वायलेंस का। तो ये लग जाता है। और कई बार झगड़े ऐसे बढ़ जाते हैं। कई बार हम लोग मीडिएशन करते हैं, मैं तो मीडिएशन का बड़ा पक्षधर हूँ, और हमने 250 अपने सुप्रीम कोर्ट के मीडिएटर्स बनाए भी इसी बात के लिए कि सब एक बार रहें, उनको भी अवसर मिलेगा और समाज को भी फ़ायदा होगा। जब ये मीडिएटर्स जाते हैं, बात करते हैं, तो बहुत से टाइम पे ऐसा होता है कि वकील उनके इशारा कर देते हैं कि भाई डील नहीं करनी है, सेटलमेंट नहीं करना है, आगे देख लेंगे। बड़े हाई प्रोफाइल केसेस, कॉर्पोरेट मैटर सुलझ जाते हैं, जो कंपनियों के झगड़े हैं वो सुलझ जाते हैं दो लोगों के, क्योंकि वो बिजनेस है, दोनों की समझदारी है, वो बैठते बात हो जाती है। ये झगड़े सोशल प्रेशर से, हमारे यहाँ पहले शादियाँ होती थी परिवारों के बीच में, मैरिज केवल 2 व्यक्तियों की नहीं थी,
दो परिवारों की, दो समाज की शादियाँ होती थी। अब क्या हो गया, मैरिज बहुत इंडिविजुअल अफेयर हो गया। आपकी बहन ने बोला वो भी बुरी बात है, आपकी मदर ने बोला ये भी बुरी बात है, और साथ रहते हैं और भी बुरी बात है। जो हमारी ताकत है आज, साथ रहना, उठना बैठना, वही अब कमजोरी बन गई है। कई लोग जो बाहर का देखते हैं उनको समझना चाहिए कि वो समाज आप बना ही नहीं पाओगे, अभी बनाने पे लगो भी तो टाइम लगना है। तो इसलिए आपको पहली चीज़ तो ये है, कानून आपके साथ नहीं है। इसका तरीका मैंने पहले भी कहा और हमेशा कहता हूँ कि जब कोई आदमी आपके खिलाफ झूठा गलत मामला दर्ज कराए, उसके खिलाफ भी उन्हीं धाराओं के तहत, बिकॉज ऑफ मिसयूज ऑफ सच सेक्शंस, एक्शन इज वारंटेड, एक्शन लो, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। इससे जागरूकता भी आएगी, गलत आरोप भी नहीं लगेंगे। और आपके पास कोई सबूत नहीं है मगर आप झूठी एफआईआर लिखा देते हो। एक केस मैं आपको बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा केस है। बुजुर्ग आदमी है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, बहू आती है अपने बेटे के शादी होकर के आती है, बेटा बहू साथ हैं, उनकी एक छोटी सी बेटी है, वो भी साथ है। पिछले 35 साल से केस चल रहा है। फादर इन लॉ और फादर तो दोनों हैं, क्योंकि बहू और बेटा एक हैं, उनकी बेटी भी साथ है। वो कहते हैं मकान हमारे नाम लिख दो, नहीं तो हम डोमेस्टिक वायलेंस का केस रजिस्टर कराएंगे। तो किसके खिलाफ करेंगे? ससुर के खिलाफ? ससुर के खिलाफ और सास के खिलाफ, क्योंकि बेटा और बहू दोनों साथ हैं। अच्छा, आपने इस तरह की कहानी नहीं सुनी होगी, ये भी एक कहानी है। और बेटी भी साथ है। वो केस करते करते सुप्रीम कोर्ट में आ गया। उसमें वो लड़की की एज लिखी थी कि भाई सी इज ए माइनर, ये वो जो ग्रैंड डॉटर थी। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो 12-13 साल पुराना केस है, तो माइनर कहाँ से रह गई होगी, पता करो एज क्या है। देन दे इन्फॉर्म किया वो 29 साल की है और वो पायलट है, और रहने का वो जो हाउस एक्सपेंसेज है वो भी क्लेम करती है एयर इंडिया से। कोर्ट ने फाइनली इनिशियली ये ऑर्डर पास किया कि मैट्रिमोनियल होम में केवल बहू को प्रोटेक्शन है, उसको निकाल नहीं सकते, लेकिन बेटा और ग्रैंड चिल्ड्रन को नहीं है, वो बाहर निकले। तो 2 बाहर निकल गए। फिर फाइनली जजमेंट आया, उसको भी बाहर निकाला। लेकिन मुसीबत यह है कि कानून इस तरह का है कि आप चाहे, और आपने सास ससुर को तंग किया, उस तंग करने के बीच में ससुर की डेथ हुई 92 साल की उम्र में, 30 साल से 35 साल से केस चल रहा है, तो क्या प्रोटेक्शन है? इस तरह का मिसयूज़ की पॉसिबिलिटी है, इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। ये जो स्पेशल एक्ट्स हैं, और जो मुसीबत एक और है जो प्रूव करना है आपको, ये केस जैसे सिविल मैटर्स में प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी पे डिसाइड होता है कि जिसकी ज़्यादा बैलेंस है उधर डिसाइड हो जाएगा केस। क्रिमिनल मैटर्स बियॉन्ड रीजनेबल डाउट डिसाइड होते हैं कि आपको संदेह पैदा हो गया तो संदेह के आधार पे आपको बरी हो जाना चाहिए। लेकिन इन एक्ट्स में आपको प्रूव करना है, बर्डन लाइज ऑन यू। व्हेन बर्डन लाइज ऑन द एक्यूज पर्सन इट्स रियली डिफिकल्ट टू प्रूव इट। ये मुसीबत है। तो इसको थोड़ा रिफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, लेकिन कुछ ना कुछ तरीका जरूर निकालना पड़ेगा, वरना क्या हो रहा है ना, दुनिया भर की ये बाढ़ आ गई इन तरह के केसेस की, और उसको ठीक करना बहुत जरूरी है, वरना सोशल फैब्रिक को तोड़ देगा। जो समाज में जो प्यार है ना, जो अपनापन है, उसको तोड़ देगा। अब बहुत से लोग तो कहते हैं एक शादी हो गई दोबारा करने से डरते हैं कि अब करनी नहीं है दूसरी, और जिनकी नहीं हुई है उनसे पूछिए, बोलते हैं मैं खुश तो हूँ, बगल वाले को देखो क्या हालत है उसकी। तो कई बार ऐसा भी सुनने में आता है। लेकिन कानून को कई मिसयूज पे बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मिसयूज पे कार्रवाई। जी, जनता के सवाल हैं। एक बड़ा अच्छा सा इनका नाम है या बुरा सा नाम है, डी सैटन नाम की यूजर ने पूछा है कि क्या पुलिस के पास किसी भी इंसान पर हाथ उठाने का अधिकार है? अगर नहीं है तो हम इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? देखिए, पुलिस ऑफिसर उतना ही बल प्रयोग कर सकता है जितना आपके गिरफ्तारी के लिए आवश्यक हो, और गिरफ्तारी आपकी तभी कर सकता है जब आप किसी ऑफेंस के अंदर शामिल हो, और वो ऑफेंस में उसके पास उन सेक्शंस में अरेस्ट का प्रोविजन हो, तभी कर सकता है। और जब भी पुलिस किसी के हाथ पैर भी तोड़ देती है, गोली भी मार देती है, तो आप उसको रिकॉर्ड में पाएंगे, लिखा रहेगा कि रीजनेबल फोर्स वाज यूज्ड टू अरेस्ट और डिटेन सच एंड सच पर्सन। दिस इज रीजनेबल फोर्स। जो आपको रोक के थाने में बांध के पीट रहे हैं, वो रीजनेबल फोर्स है आपको काबू में करने के लिए, ताकि आप थाने पे जा सकें। ये काम पुलिस का नहीं है कि आपको थाने में पिटाई कर दे, बाहर पिटाई कर दे। ये काम हर हाल में कोर्ट का है कि कोर्ट आपकी सजा को देगी या आपको बरी करेगी। और जो सड़कों पे पीटते हुए ले जाते हैं मुर्गा बना के, एकदम गलत है। और ये अगर करते हैं पुलिस वाले तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। मैंने खुद कम से कम 1000 से ऊपर पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई कराई है इसको लेकर। इस पे होता है एक्शन? 100% एक्शन होता है, और सस्पेंड होंगे वो पुलिस वाले। ये टाइम चला गया, शुरू में करते थे, अब तो फोन का जमाना है, लोग वीडियो बना लेते हैं,
वीडियो बना के डाल दिया, टीवी पे वायरल हो जाता है, सस्पेंशन हो जाता है उनका। लेकिन ये ठीक नहीं है। अभी देखिए पटना में हुआ है ना, पुलिस ऑफिसर्स ने लाठीचार्ज किया और वो बयान दे रहे हैं कि हमने बड़ा धैर्य रखा, हमने कुछ नहीं किया, समझाया, मैंने ये किया वो किया, लेकिन वो वीडियो बोलता है। अब वो बात चली गई। अब तो वीडियोस के ज़माने में अब बाद में ये कहने शुरू करते हैं, आजकल वो एक फेक वीडियो भी तो आ गया ना, क्या बोलते हैं उसको, डीप फेक, ये वो सब आ गया। अगर वो नहीं है, वो नहीं बोलो तो फिर ये तो आपकी ये कहानी सामने आ जाती है। अविनाश पटेल नाम के एक यूजर का सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसमें सभी जजों को अपनी संपत्ति की रिपोर्ट वेबसाइट पे अपलोड करनी थी, लेकिन कुछ जजों ने ही नियम का पालन किया है। तो मेरा ये सवाल है कि जब अपना बनाया नियम खुद पालन नहीं कर रहे हैं तो जनता कैसे पालन करेगी? ये सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं था। ये उस समय के जो चीफ जस्टिस थे इंडिया के, उन्होंने ये आदेश दिया था कि हर एक जज को अपनी आय और संपत्ति ये डिक्लेयर करनी चाहिए। ऐसा अब देखिए, ऑर्डर नहीं था लेकिन एक कामना की गई थी, बहुत लोगों ने डिक्लेयर किया, बहुत लोग नहीं करते हैं और मुझे लगता है कि उन्हें करना चाहिए। ये करने में कोई बुराई नहीं है, इससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत से सवाल भी खड़े हो जाते हैं उसके बाद कि जैसे आपने प्रॉपर्टी का नाम दे दिया, डिटेल दे दिया, ये दे दिया, फिर लोग लगते हैं उस पर और भी चीज़ों को निकालने। लेकिन जो अब एक एमपी से आप जो फॉर्म भरवाते हो और एक ब्यूरोक्रेट से भरवाते हो, आप देखिए एमपी कितनी पब्लिक स्क्रूटनी में है। एमपी एमएलए की आप एक एक डेटा इलेक्शन कमीशन की साइट पे डालते हो। ये आप क्यों नहीं डाल सकते गवर्नमेंट सर्वेंट्स की, आईएएस की, आईपीएस की, इनकम टैक्स की, बाकी ऑफिसर्स की? कुछ तो चेक रहेगा। अगर हस्बैंड वाइफ का अपना उनका पड़ गया, बाकियों का पड़ गया, तो आपके रिकॉर्ड पे है, पब्लिक में आपको हम देख सकते हैं कि जो ऑफिसर हमारे यहाँ ये काम कर रहा है, ये इस बैकग्राउंड का है, इसके पास ये है, नौकरी में आया, इसके पास ये था, आज इसके पास ये है। हम एमपीज़ को कहते हैं इनकी संपत्ति 400 गुना बढ़ी। अब 400 गुना बढ़ी कई बार तो इसलिए भी कहते हैं कि मकान, जो कीमत उस मकान की आज के 5 साल पहले 10 लाख लिखा था, आज 40 लाख लिखा है, तो 400 गुना हो गया, 400% हो गया। 400 गुना तो नहीं बोलेंगे, 4 गुना हो गया, वो 400% हो गया। तो आप ये कहते हैं अगर आप एमपीज एमएलए तक से आप ये करा रहे हो तो बाकियों से भी कराने में बुराई नहीं है, और आगे पीछे ये करना ही पड़ेगा। अगर कोई नहीं भी कर रहा है, ये करना पड़ेगा। लेकिन ये सवाल बाजी में अगर जनता इसको देखने लगी है कि जजेस ने डिक्लेयर नहीं किया है, इसका मतलब जनता नोटिस कर रही है। ये आखिरी सवाल है प्रियांशु मौर्य जी का कि सर मेरा सवाल है कि राम मंदिर वाले मामले में सीजेआई चंद्रचूड़ जी ने कहा था कि उन्होंने ये फैसला भगवान के भरोसे दिया है, क्या ये न्याय संगत है और क्या हमारे संविधान में ऐसा कोई कानून नहीं था जो उन्होंने ऐसा किया? थोड़ा सवाल में कन्फ्यूज है। और दूसरा सवाल ये है कि आजकल जो मस्जिद के नीचे मंदिर खोजे जा रहे हैं, कल को बौद्ध धर्म वाले कहेंगे कि इसके नीचे बुद्ध स्तूप है, तो क्या होगा? देखिए ऐसा है कि मैं पहले वाले सवाल का जवाब देता हूँ। राम मंदिर वाली साइट पे दूसरा कोई काम करने का ऑप्शन नहीं था। मान लीजिए कि भगवान ने ताकत नहीं दी होती, कुछ भी नहीं किया होता, देश को दंगा तो नहीं करा देंगे। एकमात्र मुस्लिम जज थे जस्टिस नजीर, वो भी इस पर एग्री किए और 5 जजेस ने मिलके तय किया कि हमें यही फैसला देना है, और ये भी तय किया कि हम अपना नाम नहीं लिखेंगे कि किसने लिखा है। ये अलग बात है कि बाद में पब्लिक हो गया कि साहब किसने लिखा है और क्या लिखा है, ये सब बाद में बातें आ गई। वो बहुत ही अच्छा अनुभव नहीं था, उनको नहीं बोलना चाहिए था। मुझसे कोई पूछे तो मैं यही बोलूँगा कि जस्टिस चंद्रचूड़ जी को ये बोलने की ज़रूरत नहीं थी कि उन्होंने जजमेंट लिखा था। जब आपने तय कर लिया, या तो पहले बोलते, उसी समय लिखते कि हम नाम मैं लिख रहा हूँ तो मेरा ही नाम जाएगा। और दूसरी बात, कई बार आप हम्बल होने के नाते, पोलाइट होने के नाते आप ये कह जाते हो कि मुझे ईश्वर ने ताकत दी है। ताकत आपकी होती है मगर ईश्वर के नाम पे कर लेते हो। इन केसेज में ये कहने की ज़रूरत नहीं थी। 2 बातें हो गई। तीसरा मैं आपको कहता हूं कि क्या मंदिर के अलावा कुछ और चीज़ वहाँ बन सकती थी? बनने का चांस था कुछ। अब उसको जस्टिफाई करें नहीं करें, मैं कह रहा हूँ कुछ भी जस्टिफाई नहीं करते। इसकी एक मीडिएशन रिपोर्ट आनी चाहिए थी और मुझे लगता है कि मीडिएशन में मामला हल हो जाता। चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री थे, बहुत कम दिन रहे, 4 महीने चुनी हुई सरकार के तौर पर रहे, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहे। उसके बाद इसका हल निकल गया था। क्या? और इसका हल निकल गया था। क्या हल था वो? तब वो मान गए थे, मुसलमान लोग भी मान गए थे कि यहाँ पर मंदिर बन जाए और हमें कोई दूसरी जगह मिल जाए, क्योंकि लैंड डिस्प्यूट का मामला था, बहुत तरीके से सेटल हो गया था। लेकिन बहुत से पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग थे जो इसका हल निकालने देना चाहते नहीं थे। दोनों साइड नहीं चाहती थी और अल्टीमेटली चलिए जो हुआ वो अच्छा हुआ। इसके अलावा क्या कोई और फैसला आ सकता था इसमें? ये कह सकते थे कि गलत हुआ है, कार्रवाई होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए। मैं बहुत इसको केस को जानता रहा हूँ। अशोक सिंघल जी उस जमाने में मेरे से मिलने 4-5 बार आए, तो मुझे काफ़ी आइडिया है। और जो दूसरी साइड है वो भी मुझसे मिलने 3-4 बार आई।
बहुत बड़े नेता थे अशोक सिंघल जी, और वो लगे भी थे, बहुत दिल से लगे थे कि ये मंदिर बनना चाहिए। 1-2 बार उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया, उनके भाई थे जो पुलिस ऑफिसर थे पहले, उनके घर पे 1-2 बार मिले अपने बाकी लोग से, लेकिन मैं हर बार यही कहता था कि रास्ता आप लोग बीच का क्यों नहीं निकालते, बातचीत करके निकल सकता है। तब तो केस इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में चल रहा था, दुनिया भर के इसके अंदर क्या क्या हुआ और नहीं हुआ मैं बहुत कुछ देखा भी हूँ मैंने और जानता भी हूँ, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसके अलावा कोई दूसरा फैसला हो नहीं सकता था। दंगे हो जाते, कुछ और हो जाता, जो फैसला आया ठीक आया। इसके बाद जो आप हर जगह आप जो ढूंढ रहे हो कि भाई आप ये अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है आपकी जो चल रही है, और हर जगह जो खुदाई चल रही है, ये खुदाई का जो तरीका है वो उसके लिए आरएसएस चीफ ने भी बयान दिया है। आम जो भारत का नागरिक है वो भी यही सोचता है कि आपको इन चीज़ों में पढ़ने की जगह एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कुछ अच्छे बना दो, अच्छे हॉस्पिटल बनाओ। जो मैंने शुरू से कहा कि खेत खलिहान, किसान, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन 5 चीज़ों पे खर्च कर दो। जो सरकार ये काम कर देगी, अपने देश के अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करेगी, अपने देश की रिसोर्सेज को बड़ा करेगी, अपने बाकी जो समाज की तरक्की है वो इससे होगी। ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं अब इस पर और क्या बोलूँ, मैं तो यही बोल सकता हूँ। और मुझे लगता है कि जो नागरिक हैं वो ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं, ज़्यादा जागरूक हैं, ज़्यादा समझदार हैं। मैं इस पर कोई टिप्पणी करूँ ऐसी मेरी काबिलियत भी नहीं है। मैं केवल यही बोल सकता हूँ कि हम सबको एक साथ मिलजुल के रहने का जो सबसे अच्छा तरीका है उसी तरीके से रहना चाहिए। और ये समाज हमेशा एक रहा है, ये हमेशा एक रहा है। आप देखिए कांग्रेस पार्टी की स्थापना हो और वहाँ से लेकर के अब तक हो, कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जो राजपूत सेना के बिना अपनी सेना चला लिया। जब जसवंत सिंह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि औरंगजेब ने ऑर्डर किया कि सारे मंदिर तोड़े जाएंगे राजस्थान के, तो उन्होंने ऑर्डर किया कि अफगानिस्तान में गवर्नर थे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मंदिर तोड़े जाएंगे। तो समझौता हो गया कि नहीं, हम नहीं तोड़ते। और तोड़ने वाले कौन थे? क्या मुसलमान तोड़ने गए थे? कौन सेनापति था? लड़ाई कम्युनल लेवल पे कम थी, अपने सत्ता को इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज़्यादा थी। दारा सिकोह से जो चिढ़ थी, उस चिढ़ को दिखाने के लिए भी बहुत से काम औरंगजेब ने किए। मैं उस डिटेल में हिस्ट्री का सब्जेक्ट नहीं है तो उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन जो भी हुआ वो भी मेरे ख्याल से जो हुआ सो अच्छा हुआ, और जो अब होगा वो भी अच्छा होगा। लेकिन अच्छा सच में हो, इसके लिए आपको बहुत ही समझदारी के साथ सोशल फैब्रिक को ख़राब किए बिना एक साथ मिल के बैठ के काम करने की ज़रूरत है। बस ये मेरा पर्सनल सवाल है कि आप जब लोगों की बात करते हैं, केसेस की बात करते हैं, मामलों की बात करते हैं, कई बार आप नाम नहीं लेते, डिटेल्स नहीं देते, और वो वाजिब कारण है कि आप क्यों नहीं देते। तो कभी भविष्य में कोई किताब जिसमें वो तमाम किस्से खुलेंगे? ज़रूर लिखेंगे, लेकिन मैं कई बार ये सोचता हूँ, चूँकि बहुत से ऐसी बातें हम लोग जानते हैं और कहीं केस लंबित भी हों, केस पेंडिंग हो, तो बोलने का मतलब नहीं है, क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है कहीं कहीं पे। कई जगह ऐसे मामले हैं जिनको हम जानते हैं, उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि इससे वो आहत होंगे। तो इसलिए कई बार वो नहीं यूज़ करते। लेकिन पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये ज़रूर आना चाहिए। आज नहीं आएगा, 10 साल बाद आएगा, 15 साल बाद आएगा, 20 साल बाद आएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आगे पीछे ज़रूर आएगा, और इंटरेस्टिंग बुक होगी जब भी आएगी। बिल्कुल, उस बुक पे हमारी नज़र रहेगी। प्रदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद ललन टॉप के इस टॉक शो बैठकी में आने के लिए। धन्यवाद सर आपको। थैंक यू, नमस्कार।